Very good morning to all my dear friends. Good morning. Please बैठिए. हमने निकालिए पेज नंबर 55. 54 तक आप घर से सब कुछ करके आए हैं, मैं ये मान के चल रहा हूँ. और जिसको जो भी कोई प्रॉब्लम आई हुई भी, अभी थोड़ा सा ये पार्ट स्टार्ट करते हैं टाइम ऑफ सप्लाई, फिर बीच में आप डाउट पूछ लेना. जिसको भी जहाँ डाउट हो पूछ लेना. थोड़ा सा पार्ट पहले ये स्टार्ट कर देते हैं टाइम ऑफ सप्लाई. इसके सेक्शंस है 12 एंड 13. कौन से एक्ट के हैं ये? CGST एक्ट के. हमारी सिलेबस में कितने एक्ट है? 2, CGST SGST. तो जब भी मैं कोई सेक्शन लिखूं 99% आप मान के चलना इसी एक्ट का होगा. एंड में जाके 1-2 कुछ पार्ट आएंगे IGST एक्ट के, बाकी सभी इसी के हैं. इसके भी आएंगे, उसके बाद में आएंगे. थोड़े बहुत पार्ट है, ज़्यादा पार्ट नहीं है IGST एक्ट के. तो सेक्शन जो भी मैं बोलूँगा मान के चलना किसका है? CGST एक्ट का. तो कौन सा सेक्शन कर रहे हैं अभी हम? सेक्शन 12 एंड सेक्शन 13. एक्सप्लेन टाइम ऑफ सप्लाई अंडर डायरेक्ट चार्ज, normal charge, forward charge. Time of supply of goods 12(1), 12(2). Time of supply means the particular date when a registered person shall have the liability to pay GST, but GST has to be paid in the subsequent month on the date applicable to such registered person. Time of supply of goods shall be earlier of the following dates, namely the date of issue of invoice by the supplier or the last date on which he is required to issue the invoice with respect to the supply. If invoice is issued on 28 July 2024 and the goods are delivered on 31st July 24, payment received on 10th August 24, TOS is 28 July 24. But invoice issued on 1st August 24, TOS is 31st July 24. इतना आप एक बार रीड कर लो, फिर डिस्कस करते हैं. देखो अब इसका प्रैक्टिकल लाइफ से मतलब देखो, रियल लाइफ के हिसाब से मीनिंग क्या है. मेरी दुकान है, उस पर ये पार्थ आया सामान खरीदने और सामान खरीद के ले गया 12 अप्रैल 2024. फिर मैंने इसको इनवॉइस बना के दी 12 जून 2024. फिर इसने मुझे पेमेंट दी 10 अगस्त 2024. जो सामान इसको दिया है वो सामान है 1 लाख रुपए का, उस पर GST है 18,000 रुपये का. तो ये 18,000 रुपये का GST मैं गवर्नमेंट को कब पेमेंट करूँ, ये हमारा चैप्टर है पूरा. आज की पूरी क्लास में ये चलता रहेगा. गवर्नमेंट से ये जो 18,000 का टैक्स है ये हम आपसे कब मांगे? 12 अप्रैल को मांगे, 12 जून को मांगे, 10 अगस्त को मांगे. क्योंकि हर ट्रांजैक्शन में 3 एस्पेक्ट होंगे. गुड्स की बात करो, एक तो सामान दिया, एक बिल दिया, एक पेमेंट ली. सामान देने के टाइम पे कहीं लाओ टैक्स निकालो, या बिल देने के टाइम पे कहीं लाओ टैक्स निकालो, या जब आपने पेमेंट ली तब कहीं टैक्स निकालो. कब कहें? तो ये पूरा चैप्टर है. अभी गुड्स की बात करें, अभी सर्विसेज की भी करेंगे, फिर कुछ और सिचुएशंस आएंगी उल्टी सीधी, तब बात करेंगे. और ऐसा भी हो सकता है पेमेंट मुझे ना ही दे, भाग जाए, बैड डेट हो जाए, तो क्या टैक्स तब भी देना है? ये भी बात आएगी बीच में. अभी तो मान के चलो ये दे रहा मुझे, क्योंकि अभी ये बैच चल रहा है ना, इसको पता है पेमेंट कैसे नहीं देगा मुझे. जब ये बैच ख़त्म हो जाएगा उसके बाद कहेगा, अभी तक तो कहता रहे दूंगा, जब बैच ख़त्म हो जाएगा फिर नहीं मिलेगा मुझे कभी भी. तो क्या ट्रीटमेंट होगा? तो आप समझ गए चैप्टर क्या है. पहले चैप्टर समझ लें, चैप्टर है क्या, प्रॉब्लम है क्या. मतलब वो टाइम तीनों में से फाइंड आउट करना कौन सा वो टाइम है जहाँ पे आपके ऊपर GST की लायबिलिटी आ जाएगी. वी हैव ए राइट टू डिमांड लायबिलिटी आपके ऊपर आ चुकी है. तो इसको क्या बोल दिया? TOS, टाइम ऑफ सप्लाई. गवर्नमेंट सेज लायबिलिटी कब आती है? व्हेन देयर इज ए सप्लाई. सप्लाई किसकी? GST किसकी सप्लाई पे लगता है? ऑलरेडी डिस्कस कर चुके, गुड्स और सर्विसेज. सर्विसेज और गुड्स कह लो, गुड्स और सर्विसेज कह लो. तो यानी ये प्रॉब्लम दोनों में आएगी. अभी एग्जांपल गुड्स का ले रहा हूँ, फिर सर्विसेज का. गुड्स का थोड़ा सिंपल है, सर्विसेज का थोड़ा मुश्किल है. ठीक है.
द्वारा देख लीजिएगा, कौन सा चैप्टर है हमारा? टाइम ऑफ सप्लाई, सेक्शन। क्योंकि कोई भी टॉपिक पहले भी बात हुई थी, इनके से बात हुई थी, जो बच्चे साथ साथ बोलेंगे उन्हीं को याद होगा, जो बोलेंगे नहीं ना, भूल जाओ, याद नहीं होगा। 2-4 बार जोर से बोलना है जब मैं कहूँ, बाकी टाइम मन में रिपीट करना है, और जब घर जाओ घर तक रिपीट करते जाना है। और इस क्लास का प्लस पिछली क्लास का पार्ट रिवाइज करते जाना है। देखो सीधी बात ये है, याद करने का यही तरीका है, हमने भी याद ऐसे ही किया। अगर मैं घर से यहाँ तक आ रहा हूँ तो रास्ते में रिवाइज करता आ रहा हूँ, और जब यहाँ से जाऊँगा तब भी रिवाइज करता जाऊँगा। क्योंकि आजकल मेरी लक्ष्मी नगर की क्लास TTS में नहीं होती है, तो मैं यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट पार्क है, क्लास के बाद उसमें चला जाता हूँ डिस्ट्रिक्ट पार्क में। तो 1-1.5-2 घंटे में घूमता हूँ, घूमते हुए मैं सारा रिवाइज करता चलता हूँ। कम से कम 2 घंटे पार्क में लगा के फिर घर जाता हूँ, रिवाइज करता हूँ पार्क में, और कुछ नहीं है। क्योंकि मैं तो 10:40 पे पार्क में पहुँचता हूँ। आप में से किसी को चलना मेरे साथ डिस्ट्रिक्ट पार्क, पीछे BD ब्लॉक का पार्क में। क्लास छोड़ देना, अच्छा नहीं, दोबारा देख लो। कौन सा टॉपिक हमारा नाम क्या है? टाइम सप्लाई। मतलब वो तीनों में से एग्जैक्टली कौन सा टाइम है जहां पे हम कहेंगे यू हैव मेड द सप्लाई, एंड इफ यू हैव मेड द सप्लाई देयर इज अ GST लायबिलिटी ऑन यू। तो टाइम ऑफ सप्लाई और टाइम ऑफ GST लायबिलिटी सेम हो गया। जैसे ही सप्लाई होगी वैसे लायबिलिटी आ जाएगी। अब सप्लाई किसको कहें? सामान देने को सप्लाई कहें, या बिल काटने को सप्लाई कहें, या पेमेंट लेने को सप्लाई कहें? उनसे ये हमें भी समझ में नहीं आ रहा। तो गवर्नमेंट ने सबसे पहले डेट ये पकड़ी, बिल इशू करना, इनवॉइस। उससे आप यहाँ से माइंड में सेट रखना, भाई देखो बिल दे दिया, ये टाइम ऑफ सप्लाई है, लायबिलिटी आपके ऊपर आ गई है। लेकिन ये इनवॉइस आपको सामान की डिलीवरी तक दे देनी है। ऐसा नहीं सामान की डिलीवरी दे के बैठ गए, तुम तो इनवॉइस कभी दोगे ही नहीं। अगर हम इतना कह के छोड़ दें डेट ऑफ इनवॉइस, फिर तो इनवॉइस काट रही मत, और टैक्स हमें देना मत, कह जी मैंने तो इनवॉइस काटी नहीं। तो उसे ऐसे नहीं है। अब इसके साथ और जोड़ेंगे कि इनवॉइस की रेट, बट इनवॉइस मस्ट बी इशूड टिल द लास्ट डेट ऑफ डिलीवरी ऑफ गुड्स। गुड्स की डिलीवरी तक इनवॉइस इशू कर देनी है आपको, और वही आपका टाइम। लेकिन अगर आप गुड्स की डिलीवरी दे दोगे इनवॉइस बाद में, तो डेट ऑफ डिलीवरी ऑफ गुड्स इज द टाइम ऑफ सप्लाई। तो ये कभी टाइम ऑफ सप्लाई ये, कभी टाइम ऑफ सप्लाई वो। ये कब? अगर आपने 12 अप्रैल या उससे पहले दिया है इनवॉइस, तो इनवॉइस की डेट टाइम ऑफ सप्लाई है। अगर आपने इनवॉइस 12 अप्रैल के बाद दी है, तो 12 अप्रैल टाइम ऑफ सप्लाई है। पेमेंट, उनसे पेमेंट का हमें नहीं पता, आई नहीं आई, बैड डेट भरे नहीं भरे। बैड डेट का हर जगह एडजस्टमेंट है, GST में बैड डेट का एडजस्टमेंट ही नहीं दिया हुआ है। क्योंकि इस केस में टाइम ऑफ सप्लाई बोलना जरा क्या बनेगा, जो डेट मैंने लिखी हुई है 12 अप्रैल, 12 जून, 10 अगस्त। कितने स्टूडेंट लगता है 12 अप्रैल? आपका तो नहीं खड़ा 12 अप्रैल में। दोबारा पूछता हूँ, कितने स्टूडेंट को लगता है 12 जून? कितने स्टूडेंट को लगता है 10 अगस्त? कितने स्टूडेंट लगता है 12 अप्रैल? मोदी राज अभी खत्म नहीं हुआ, अभी चल रहा है। ठीक है, मतलब फिर मैं रिपीट कर देता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं अभी इसको दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। 3 इवेंट है हर सप्लाई में, 3 इवेंट है। एक गुड्स का देना, एक बिल का देना, एक पेमेंट का लेना। सर्विस में भी 3 इवेंट है, सर्विस का रेंडर करना, और बिल का इशू करना, और पेमेंट का लेना। प्रॉब्लम इसलिए आई, तो जब मैं ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा था, तो आप में से एक स्टूडेंट ने कहा सर वो तो सिस्टम ये नहीं होता बुक्स ऑफ अकाउंट्स के, बुक्स मर्केंटाइल सिस्टम पे है तो ड्यू बेस पे, और बुक्स कैश बेस पे है तो पेमेंट रिसिप्ट के बेस पे। वो सिस्टम नहीं है। सारी दुनिया में तो अकाउंटेंसी के 2 ही सिस्टम है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स। GST कह रहा है बुक्स ऑफ अकाउंट्स का कोई मतलब नहीं, अकाउंटेंसी क्या कह रही है बुक्स ऑफ अकाउंट कोई मतलब नहीं, बुक्स मर्केंटाइल कोई मतलब नहीं, बुक्स कैश बेस कोई मतलब नहीं। हमारा अपना स्टाइल है,
हमारा अपना स्टाइल है। बुक्स कैसी हैं, बुक्स पे फर्क ही नहीं पड़ रहा। उसकी बुक्स चाहे कैश बेस वाली है तो भी इसको नहीं लेना, बुक्स मर्केंटाइल वाली है तो भी ड्यू बेस का कंसेप्ट नहीं है। कंसेप्ट यही है, नया कंसेप्ट। क्या कंसेप्ट? टाइम ऑफ सप्लाई। TOS सेक्शन 12 एंड 13। 12 में गुड्स है, 13 में सर्विसेज है। 12 में गुड्स का है, 13 में सर्विसेज का है। 12 के पार्ट हैं, 13 के भी पार्ट है। पार्ट याद हो जाए ठीक है, वरना 12 13 तो कर ही देना। 12 किसका? गुड्स का। 13 किसका? सर्विस का। तो अब देखो तीनों में से रेलेवेंट डेट कौन सी है? कभी ये, कभी ये, कभी ये, कभी ये। ये कब? जब ये 12 अप्रैल तक हो। ये कब? जब इनवॉइस इसके बाद इशू हो। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए गवर्नमेंट सेज, जो एग्जाम्पल मैंने लिखा है ये रियल लाइफ में कहीं नहीं एडजस्ट करता। आप सब भी सामान लाए होंगे मार्केट से, कुछ भी खरीदा होगा, तो आप बताओ रियल लाइफ में क्या होता है? दुकानदार कहेगा ले पकड़ भाई सामान और ले पकड़ भाई इनवॉइस। वो पक्का इनवॉइस इस डेट तक दे देगा। दुकानदार कोई नहीं कहेगा ले भाई ले जा सामान, जा भाई। इनवॉइस देखेंगे कभी देंगे। तो उसे रियल लाइफ के हिसाब से चलो ना। हम तो रियल लाइफ के हिसाब से कह रहे हैं। दुकानदार क्या करता है? ले भाई सामान, ले भाई इनवॉइस। इकट्ठे तो होते हैं दोनों, तो इकट्ठे करो ना दोनों। प्रॉब्लम क्या आएगी? फिर चाहे इसको मान लो चाहे इनवॉइस की डेट को मान लो, इकट्ठे होंगे। लेकिन आप गड़बड़ करोगे, आप इनवॉइस को रोकोगे, हम कहोगे जाए रोक लो, हम अब इसको मान लेंगे। और आप इनवॉइस इससे पहले इशू कर दो, रियल लाइफ में ऐसा होगा नहीं, इकट्ठा ही होगा। तो रियल लाइफ में प्रॉब्लम है ही नहीं, इकट्ठा होगा। चाहे तुम इसको मान लो इसको मान लो, है ही इकट्ठे। लेकिन अगर हमने खाली इसको बोला तो आप इसको इशू ही नहीं करोगे, सामान दे के बैठ जाओगे, पेमेंट भी ले लोगे, उसको बोल दोगे इनवॉइस रहने दे। और गवर्नमेंट ने कहा भाई 6 महीने हो गए, सामान बेचा, पैसा ले लिया, टैक्स जी मैंने इनवॉइस नहीं दिया अभी, तुमने लिखा था इनवॉइस की डेट। तो गवर्नमेंट ने फिर इसको लिंक किया, इनवॉइस की डेट तो है, इनवॉइस कब तक इशू करनी है? टिल द लास्ट डेट ऑफ डिलीवरी ऑफ गुड्स। इसको निकाल के इनवॉइस इशू करोगे तो ये पेमेंट का हमें नहीं पता, तुम जानो वो जानो। मान लो मैंने इनवॉइस इशू करके टैक्स दे दिया, बाद में इसने मुझे पेमेंट ही नहीं दिया, एक तो मेरा अपना पैसा डूब गया, टैक्स मेरी जेब से चला गया। तो इसकी रेमेडी होनी चाहिए। GST से पहले इसकी रेमेडी थी कि आप रिफंड ले लो, आप बताओ बैड डेट हो गया हम आपको रिफंड करेंगे। अब गवर्नमेंट रिफंड नहीं करी, उनसे इसको कोर्ट में छोड़ो मत, इसके पीछे पड़ जाओ, कोर्ट दिलवाएगी तुम्हें, हम नहीं देंगे, हमारे तो खाते में एक बार आ गया। तो ये थोड़ा सा इसमें गलत है, बैड डेट का ट्रीटमेंट नहीं है। अब आप इतना आराम से रीड करो। हाँ जी देखो अब एग्जाम्पल, इफ इनवॉइस इशूड 24 जुलाई, गुड्स डिलीवर 31 जुलाई, तो TOS क्या बनेगा भाई? बोलो, पूरी क्लास की आवाज़ आनी चाहिए इतना समझाने के बाद। क्योंकि सामान की डिलीवरी से पहले इनवॉइस आ गई तो 28 जुलाई। पेमेंट को देखना ही मत, मुझसे पेमेंट का हमें नहीं पता। लेकिन अगर इनवॉइस 1 अगस्त को इशू करें तो TOS क्या बनेगा? 30 जुलाई। ये एग्जाम्पल है, लिखा हुआ है, वही पढ़ रहा हूँ मैं तो। और देखो आगे इलस्ट्रेशन 1, ABC लिमिटेड सबमिटेड इन्फॉर्मेशन एज गिवन बिलो, डिलीवर्ड गुड्स 31 जुलाई 24, मिस्टर A 7 लाख, CGST 9, इशूड इनवॉइस 3 अगस्त। बोलो TOS 31 जुलाई, क्योंकि डिलीवरी तक इनवॉइस इशू करना जरूरी है। पेमेंट को मत देखना। डिलीवर्ड गुड्स टू बी 10 सितंबर, इशूड इनवॉइस 31 अगस्त। बोलो डेट फटाफट, 31 अगस्त, क्योंकि डिलीवरी से पहले इशू कर दिया। डिलीवर्ड गुड्स टू C 10 अगस्त, इशूड इनवॉइस 1 सितंबर,
10 अगस्त डिलीवरी तक इनवाइस देनी है। डिलीवर्ड गुड्स टू डी 30 सितंबर, इश्यूड इनवाइस 31 अगस्त। रीड कर लो दोबारा। गुड्स का TOS, अभी सर्विसेज का करेंगे, वो थोड़ा सा डिफिकल्ट है, ये इजी है। हाँ जी बोलिए, पहले डाउट यहाँ तक। देखो ये जो एग्जाम्पल मैंने लिखा था, इसमें TOS क्या है? 12 अप्रैल है ना। तो टैक्स गवर्नमेंट को कब देना है? तो ये ध्यान रखना, टैक्स पेमेंट की डेट अलग है और TOS अलग है। उसका मतलब अलग है, उसका मतलब अलग है। TOS का मतलब है गवर्नमेंट से आपके ऊपर लायबिलिटी आ गई है, मांग नहीं रहे, हम तो बता रहे हैं बी रेडी, यू हैव दिस लायबिलिटी। मांग नहीं रहे पैसा आपसे, दे देना, कोई जल्दी नहीं है। कब तक? अगले महीने की 20 तारीख। तो मैं क्वेश्चन में आपको लिखवा दूं, फाइंड आउट TOS एंड ऑल्सो द डेट ऑफ पेमेंट। तो TOS 12 अप्रैल, डेट ऑफ पेमेंट 20 मई। करेक्ट? बिकॉज पूरे महीने में जितने भी TOS आएंगे, अप्रैल के महीने में जितनी सप्लाई है, मान लो 100 TOS आए, 100 सप्लाई के, 150 सप्लाई, 2 सप्लाई के, इकट्ठा कर लो। इकट्ठा करके एक बार में टैक्स पे कर देना। कौन सी डेट को? अगले महीने की 20 तारीख को। और उनकी डिटेल भी सबमिट करना, रिटर्न भी भरनी है। कौन सा फॉर्म था? सारे बच्चे नहीं बोलते, और बिना बोले याद, क्योंकि खाली GSTR 3 भी नहीं है। मैं बताऊँ टोटल कितनी है। अभी एक GSTR 1 आएगी, फिर GSTR 2A आएगा, फिर GSTR 2B आएगा, GSTR 3B आएगा, GSTR 4 आएगा, GSTR 9 आएगा, GSTR 10 आएगा। बहुत सारे GSTR हैं। जब 3B ग्रिप में आ जाएगा तो मैं एक और बता दूंगा। जब वो ग्रिप में आ जाएगा तो एक और बता दूंगा, फिर एक और बता दूंगा, फिर एक और बता दूंगा। तो वो जो साथ साथ बोलते जाएंगे बच्चे, वो याद कर लेंगे। बाद में जब ये सारे आ जाएंगे ना, फिर समझ में नहीं आएगा GSTR 2B किस चीज़ का था, GSTR 4 किस चीज़ का था, GSTR 9 किस चीज़ का था, GSTR 10 किस चीज़ का था। सब अलग 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 है इसके 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 इसके। ठीक है? तो डेट ऑफ पेमेंट की बात अलग है। अब जो मैं कह रहा हूँ 20 तारीख, वो कहने को 20 है, किसी के केस में वो 18 है, किसी के केस में 20 है, किसी के केस में 22 है, किसी के केस में 24 है, किसी के केस में 25 है। कहने को 20 है। जब हम इसको डिटेल में स्टडी करेंगे तो डिफ्रेंशिएट कर देंगे, भाई इनका 20 नहीं 18 है, इनका 20 है, इनका 22 है, इनका 24 है, इनका 25 है। उसका रीजन बताता हूँ मैं क्या। पहले सबका 20 ही था। तो 20 तारीख को क्या होता था, पूरा इंडिया टैक्स का पेमेंट करने में लगा हुआ है, और IT का पूरा सिस्टम GST पोर्टल का हेल्ड हो जाएगा, सारा का सारा रुक जाएगा, हैंग कर जाएगा, पूरा सिस्टम रुक जाता था। तो गवर्नमेंट ने कहा ये क्या हुआ है, वो पूरा सिस्टम ही फेल हो जाता है कि पूरा इंडिया 20 तारीख को लग जाएगा। क्यों? जनरल टेंडेंसी है काम लास्ट डेट को ही करना है ना जनरल टेंडेंसी। आप लास्ट डेट को करते हो, आप टाइम पे करते हो। जैसे अब आपके एग्ज़ाम कब है? जनवरी 25 को। तो स्टडी स्टार्ट कर दी? नहीं, अभी तो बहुत टाइम है, कर लेंगे। दिवाली के तुरंत बाद स्टार्ट करेंगे, दिवाली निकल लेंगे। नहीं, दिसंबर से तो पक्का स्टार्ट कर ही देंगे। एक बार क्रिसमस निकल जाए 25 दिसंबर, पक्का करेंगे। अरे एक बार 1 तारीख आ जाए जनवरी में पेपर। तो इसलिए गवर्नमेंट ने कहा पब्लिक नहीं बदलेगी, हम ही बदल जाते हैं। सामने वाले को बदलने की कोशिश मत करो, वो कभी नहीं बदलेगा, खुद ही बदल जाओ। ठीक है? तो गवर्नमेंट ने कहा कुछ लोग 18, कुछ लोग 20, कुछ लोग 22,
कुछ लोग 24, कुछ लोग 25। जब ये चैप्टर आएगा पेमेंट ऑफ जीएसटी और रिटर्न फाइलिंग का, तब मैं आपको एग्जैक्टली बता दूंगा। तो मैं बार बार 20 बोलूँगा, आप समझ जाना 20 कहने के लिए और भी डेट होती है। क्लियर? आप पहले यहाँ तक डाउट पूछ लो, पिछली क्लास के पार्ट में डाउट पूछ लो, जितना कुछ घर से करके आए उसमें डाउट पूछ लो, फिर आगे चलेंगे। कोई जनरल क्वेश्चन है, जनरल क्वेश्चन पूछ लो। कोई इधर उधर की बात पूछनी है वो पूछ लो, जिसको कुछ पूछना पहले पूछ लो। इसको एक बार वो रीड कर लो, फिर आगे चलेंगे। एक डाउट देखो, MCQ का सेकंड क्वेश्चन। कौन सा? MCQ सेकंड क्वेश्चन इसमें क्या है? देखो पेज नंबर निकालो 46, पेज नंबर निकालो 46, क्वेश्चन नंबर निकालो 2, मल्टीपल चॉइस का। जीएसटी इज प्रोग्रेसिव इन नेचर, रिग्रेसिव इन नेचर, बोथ ए एंड बी, डी नन ऑफ द अबव। ये पूछ रही है। तो देखो प्रोग्रेसिव रिग्रेसिव क्या होता है, ये तो आपको पता होगा। प्रोग्रेसिव, जैसे जैसे पर्सन अमीर होता जाएगा टैक्स बढ़ता जाएगा। जैसे इनकम टैक्स, 3 लाख वाले जाओ तुम, 6 लाख वाले थोड़ा सा, 9 वाले थोड़ा और प्रोग्रेसिव है। जहाँ पे रिच अमीर का रेट अलग है, रिच का ज़्यादा पुअर का कम। कौन सा है ये? प्रोग्रेसिव। रिग्रेसिव, हमें नहीं पता भाई, तुम अमीर हो तुम गरीब हो, टैक्स बराबर है। तो गरीब आदमी कह रहा है जी बराबर क्यों, मैं गरीब आदमी, मेरा भी इतना। गो से यस, बराबर कैसे? देखो एक रिच पर्सन है 50 लाख की अर्निंग वाला, और एक पुअर पर्सन है साल में 1 लाख की अर्निंग वाला, और ये बाजार से एक सामान खरीदने गए, मान लो एडिबल ऑयल कुछ भी। तो यहाँ पे जो जीएसटी का रेट लगेगा, अगर इसका 12 है तो इसका भी 12 है। दुकानदार, सामान बेचने वाला, वो कह रहा है भैया मुझे क्या पता कौन अमीर कौन गरीब, मुझे तो गवर्नमेंट ने कहा है सामान बेचोगे 12% ले लो, मैं तो 12 लूँगा। वो अमीर गरीब आदमी कह रहा है ये जो 50 लाख वाला, इससे भी तुम 12 लिए जा रहे हो, मुझसे 12 कह रही है। गवर्नमेंट कह रही है अब ये बताओ पता कैसे लगेगा भाई, दुकानदार को क्या पता कौन अमीर कौन गरीब? पॉसिबल ही नहीं है हमारे लिए, वरना दुकानदार तो यही वेरीफाई करता रहेगा अमीर हो गए गरीब में सामान क्या बेचेगा, वो पॉसिबल ही नहीं है। तो यहाँ पे गवर्नमेंट की मजबूरी है। तो इनडायरेक्ट टैक्सेस आर ऑलवेज रिग्रेसिव, डायरेक्ट टैक्स इज ऑलवेज प्रोग्रेसिव। डायरेक्ट टैक्स में तो खुद को पेमेंट करना है, सारे डॉक्यूमेंट लगाने हैं, फ़र्क डाल देंगे। सामान खरीदने लाए, लेने गए, किसी को क्या पता। एक 5th क्लास का बच्चा चॉकलेट लेने गया है और एक करोड़पति आदमी चॉकलेट लेने गया है, तो दुकानदार टैक्स दोनों से बराबर रखवा लेगा। वो कहेगा मैं तो छोटा बच्चा हूँ, मेरे से भी टैक्स लोगे? यस लगेगा। ना अमीर का फ़र्क, ना गरीब का, ना छोटे का, ना बड़े का। भाई आँख बंद करो, टैक्स ले लो, रिग्रेसिव है। क्योंकि पॉसिबल भी नहीं है ना, गवर्नमेंट से बताओ कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो सारी दुनिया में ये रिग्रेसिव है। इससे रिलेटेड एक बात बताऊँ, आपने शायद सुना हो कि जो यूके की जो एक चैनल है यूके का, क्या नाम है उसका? और बच्चे हैं जो बताएंगे अभी। BBC, ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन, पूरी दुनिया में पॉपुलर है BBC। तो उसने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई। डॉक्यूमेंट्री बना के मुझे एग्जैक्ट फिगर तो याद नहीं, लगभग ये लिखा था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज कलेक्टिंग 70% ऑफ द GST फ्रॉम द पुअर पीपल एंड 30% फ्रॉम द रिच पीपल। तो उन्होंने बहुत ज़्यादा कंडेम किया था इंडियन सिस्टम को। तो इसको अब आप समझ जाओगे 70% पुअर से क्यों? बिकॉज पुअर पर्सन को अगर 1 लाख मिला है, वो पूरा 1 लाख खर्च करके आएगा, क्योंकि घर की ज़रूरत है उसको। रिच पर्सन थोड़ा खर्च करके बाकी बचा लेगा। और पुअर पर्सन का नंबर इंडिया में ज़्यादा है, तो टैक्स GST का उनसे ज़्यादा आएगा और रिच से कम आएगा। तो रियलिटी तो ये है। लेकिन BBC ने डॉक्यूमेंट्री बना के दिखा दिया कि इंडियन गवर्नमेंट पुअर पर्सन से टैक्स ज़्यादा ले रही है, क्योंकि पुअर पर्सन का नंबर ज़्यादा है, कंजम्पशन उनको पूरा खर्च करना पड़ेगा, टैक्स ज़्यादा ही आएगा। इसका जबकि कोई वे आउट नहीं है। वैसे बदनाम करने के लिए पूरी दुनिया में बदनाम किया था इंडियन गवर्नमेंट को। खैर इकोनॉमिस्ट इसका वे आउट बताते हैं। वो ये कह रहे हैं जी जो एसेंशियल आइटम है, पुअर पर्सन तो एसेंशियल आइटम ही लेगा,
एडिबल ऑयल, मिल्क, फ्लोर, आटा वगैरह, ये वगैरह वगैरह, इस पे जीएसटी माफ़ कर दो, लेकिन उसमें रिच पर्सन का भी माफ़ हो जाएगा। तो उससे पुअर को भी माफ़ कर दे, रिच को भी माफ़ कर दे, हमें टैक्स कौन देगा? कंट्री का खर्चा कैसे चलेगा? इसलिए फिर भी कुछ आइटम है जो गवर्नमेंट ने माफ़ किए हैं। पहले बहुत ज़्यादा थी, मोदी जी ने उनको कम कर दिया कि भाई सब चीज़ें कैसे माफ़ कर देंगे भाई, ठीक है टैक्स का रेट कम कर देते हैं, आरटी के ऊपर आप 2.5 दे दो, कम कर देंगे, लग्जरी भी ज़्यादा दे दो। मतलब ये इतना कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम है, इसका कोई क्लियर कट सॉल्यूशन नहीं है। इसका क्या किया जाए रिग्रेसिव वाले का? पुअर की कंज्यूम करने वाली सारी आइटम छोड़ दें तो सारी आइटम तो रिच की भी छोड़ जाएंगी। डिफ्रेंशिएट करें कैसे? दुकानदार कह रहा मुझे क्या पता कौन रिच कौन पुअर। तो वो डॉक्यूमेंट्री की बात बहुत ज़्यादा हुई थी, उससे इंडियन गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा नाराज़ हुई थी, और फिर मोदी जी ने फटाफट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को इशारा किया कि मारो छापे इनके बीबीसी के, इंडिया में जितने ऑफिस है, मुंबई के सारे ऑफिस में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की रेड करवा दी थी अगले दिन ही। तो यूके की गवर्नमेंट नाराज़ हो गई, वहाँ उन्होंने कुछ इंडिया के अगेंस्ट किया, होम मिनिस्टर ने उनके अगेंस्ट यहाँ कर दिया, उन्होंने इंडियन एम्बेसी से सिक्योरिटी हटा दी, और होम मिनिस्टर ने यूके की एम्बेसी से यहाँ से सारी सिक्योरिटी हटा दी। दिल्ली पुलिस को बोल दिया सब जाओ अपने अपने घर, छोड़ दो इनको, कोई मारेगा मारने दो। तो चलता रहा डिस्प्यूट, फिर सेटल हो गया। तो मैंने आपको पहले कहा था जीएसटी आपको दुनियादारी सिखा देगा, इनकम टैक्स नहीं सिखाता। इसकी हर बात को रियल लाइफ से कनेक्ट कर लेंगे हम। तो ये बात भी देखिए कि पुअर पर्सन से बराबर का टैक्स लिया जाता है। तो ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन कि भाई इसमें जो है ना किसी को छोड़ा नहीं जाता, लेकिन क्या करें गवर्नमेंट की मजबूरी है, कोई वे आउट नहीं है। तो कॉम्प्लिकेटेड इशू क्या है कि कौन कौन सी एसेंशियल आइटम पे टैक्स माफ़ कर दें, किस पे कम कर दें, ये किसी को एग्जैक्टली समझ में नहीं आता। ये हमेशा कंट्रोवर्सी रहती है, कोई कहेगा ऐसे कर दो, कोई कहेगा ऐसे कर दो, कोई कहेगा ऐसे कर, कोई तो उससे भी जो हमें समझ में आया वो हमने कर दिया। ठीक है, और देखो डाउट से रिग्रेसिव हमें नहीं पता भाई तुम कौन हो, टैक्स का रेट बराबर है। प्रोग्रेसिव अमीर आदमी तो रेट ज़्यादा लगाएंगे, गरीब है बताइए कम लगा देंगे, वो प्रोग्रेसिव है रिग्रेसिव। क्लियर? डाउट देख लो और यहाँ तक आइए अब आगे इसकी। अब आ जाओ पहले पेज 57 पर, क्वेश्चन नंबर 4 पर। ये सर्विसेज का है, जैसे वो गुड्स का था ना, ये सर्विसेज का है। एक्सप्लेन टाइम ऑफ सप्लाई सर्विसेज अंडर डायरेक्ट चार्ज, नॉर्मल चार्ज, फॉरवर्ड चार्ज। अच्छा है, पहले वाले क्वेश्चन में भी था डायरेक्ट चार्ज, नॉर्मल चार्ज, फॉरवर्ड चार्ज। तो ये क्या होता है ये भी अंडरस्टैंड कर लो। देखिए जो सप्लायर है वो रिसिपिएंट से जीएसटी कलेक्ट करके गवर्नमेंट को देता है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। जाता किसकी पॉकेट से है? रिसिपिएंट की। नहीं, रिसिपिएंट डायरेक्ट गवर्नमेंट को नहीं देता, सप्लायर को देता है, सप्लायर गवर्नमेंट को देता है, तो इनडायरेक्टली गवर्नमेंट को देता है। ठीक है, तो सप्लायर लेगा टैक्स रिसिपिएंट से, इसको बोलते हैं नॉर्मल चार्ज। नॉर्मल सिस्टम यही है, सप्लायर इससे लेगा, इसी को डायरेक्ट चार्ज बोल देते हैं, इसी को फॉरवर्ड चार्ज बोल देते हैं। लेकिन इसका उल्टा होता है रिवर्स चार्ज। समझने वाला ये है, रिवर्स चार्ज इसका उल्टा है। जब कभी गवर्नमेंट रिसिपिएंट से डायरेक्ट टैक्स ले ले सीधा सीधा, तो ये रिवर्स चार्ज है। गवर्नमेंट से सप्लाई तुम हट जाओ बीच में से, ले लेंगे हम अपने आप ले लेंगे, इट इज़ रिवर्स चार्ज। तो 15-16 केस है जिनमें रिवर्स चार्ज लगता है। रिवर्स चार्ज लगाने के पीछे कोई ना कोई रीज़न है। रिवर्स चार्ज का पूरा चैप्टर है, उसमें से मैं एक एग्जांपल देकर दिखाऊंगा आपको, ताकि आपको समझ में आ जाए कि रिवर्स चार्ज गवर्नमेंट क्यों लगाती होगी। पहले वो चैप्टर दिखा देता हूँ, पूरा चैप्टर का है। रिवर्स चार्ज का एक बड़ा चैप्टर है, किस किस केस में रिवर्स चार्ज लगेगा उसमें लिखा हुआ है। क्यों लगेगा रिवर्स चार्ज, वो हर एक का रीज़न अलग अलग है। मैं कोई एक एग्जांपल लेके भी आपको बता दूंगा कि रिवर्स चार्ज से मतलब क्या है। देखो ये है पेज नंबर 280, ये रिवर्स चार्ज है, यानी नॉर्मल चार्ज का उल्टा, फॉरवर्ड चार्ज का उल्टा, डायरेक्ट चार्ज का उल्टा। पहले दो सेंटेंस रीड कर रहा हूँ। जनरली सप्लायर गुड सर्विसेज लायबल टू पे जीएसटी, हाउ अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लायबिलिटी पे जीएसटी इज ऑन द रिसिपिएंट। रिसिपिएंट डायरेक्ट गवर्नमेंट को देगा। और ये कितने केस में लगता है, ये देखिए नंबरिंग की हुई है, चलते जाओ चलते जाओ। पेज नंबर 285 पे इसका लास्ट केस है 19 नंबर। तो टोटल 19 केस हैं जिनमें डायरेक्ट चार्ज नहीं लगता, रिवर्स चार्ज लगता है। तो एग्जाम में कोई भी एक पर्टिकुलर केस में पूछ लेंगे, इस केस में बताओ डायरेक्ट चार्ज है या रिवर्स चार्ज है। तो अब ये रिवर्स चार्ज क्यों लगाते हैं, मैं एक एग्जांपल लेके बता दूं। 19 में से कोई सा भी एक एग्जांपल लेके
मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ रिवर्स चार्ज क्या है। बुक को तो छोड़ दो, अब यहाँ से समझिए आप। एबीसी लिमिटेड को अपनी कंपनी की बिल्डिंग बनवानी है, हेड ऑफिस बनवाना है, रजिस्टर्ड ऑफिस की बिल्डिंग बनवानी है रिलायंस को। तो चाह रहे बिल्डिंग हमारी इतनी टॉप क्लास हो, सारी दुनिया में उसकी बात हो, ऐसी बिल्डिंग बनवाएंगे। तो ऐसी बिल्डिंग का फिर ऐसा आर्किटेक्ट भी ढूंढना पड़ेगा जो ऐसी बिल्डिंग का नक्शा बनाए, बुर्ज खलीफा से भी जो अच्छी हो। वो आर्किटेक्ट लेट्स सी अमेरिका का है, जिसको इस कंपनी ने कंडक्ट किया। उन्होंने कहा बना देंगे नक्शा, बिल्डिंग भी बनवा देंगे, पेमेंट लगेगी। इंडियन रुपीज़ में कुछ भी अमाउंट लिख देता हूँ, मान लो 100 लाख, कोई भी अमाउंट हो, 1000 लाख हो। तो गवर्नमेंट से टू दिस आर्किटेक्ट सर्विस सप्लाई कर रहे हो, रेंडरिंग ऑफ सर्विस, जीएसटी चार्ज कर लेना। कोई भी गुड्स की सप्लाई हो, कोई भी सर्विस सप्लाई, सब पे जीएसटी लगेगा, जीएसटी चार्ज कर लेना। कितना? 18 लाख। किससे? एबीसी से। और चार्ज करके हमें दे देना नॉर्मल चार्ज, यही है, सप्लायर चार्ज करेगा। अब ये आर्किटेक्ट कह रहा है जीएसटी वो क्या होता है? मैं तो अमेरिका में रहता हूँ, नहीं करता चार्ज, बोलो क्या करोगे? और चार्ज करूँगा अपनी जेब में डालूंगा, नहीं देता तुम्हें, बोलो क्या करोगे? अब आप बोलो गवर्नमेंट क्या करे? तो गवर्नमेंट का फॉरवर्ड चार्ज हटाओ, डायरेक्ट चार्ज हटाओ। ये नहीं सुनेगा, इससे जीएसटी कोई बात मत करो, इसको पकड़ लो, कंपनी अपने कंट्री में जाएगी कहाँ? निकाल भाई टैक्स। कौन से चार्ज में? रिवर्स चार्ज में। तो कोई भी अगर सर्विसेज लेगा इंडिया के बाहर से, तो उसकी ड्यूटी है रिवर्स चार्ज में डायरेक्ट गवर्नमेंट को पेमेंट करेगा। कौन से रखवा लेंगे? मुझसे पेमेंट। इंडिया के बाहर से सर्विस लेने वाले कितने लोग होंगे? बहुत ज़्यादा थोड़ा होंगे, बड़े बड़े लोग होंगे, रखवा लेंगे। तो हमने कहा हमारे केस में भी लगा दो रिवर्स चार्ज, बच्चों से अपने आप ले लेना टैक्स। हम क्यों लें? हम क्यों अकाउंटिंग करें? हम क्यों हिसाब किया? गवर्नमेंट से बच्चे इंडिया में स्टूडेंट कितने हैं? सारी क्लासेस के मिलाओगे कम से कम 50 लाख। कौन लेगा इनसे टैक्स? एक एक बच्चे को कहाँ ढूंढेंगे? जिससे टैक्स नहीं उसका क्या कर लेंगे? पॉसिबल नहीं है। तो जहाँ पॉसिबल है वहीं रिवर्स चार्ज लगाया, हर जगह रिवर्स चार्ज नहीं लगा। आप सोचो आपके केस में कैसे लग जाएगा। पूरे कंट्री के स्टूडेंट देख लो कितने होंगे, शायद 1 करोड़ से भी ज़्यादा। 1 करोड़ लोगों से गवर्नमेंट ले लेगी? बेटर है जो भी ऑर्गेनाइजर है उनसे ले लो, ऑर्गेनाइजर गिने चुने होंगे, उतना नंबर नहीं होगा। तो कन्वीनियंट कौन सा चार्ज है? डायरेक्ट चार्ज, फॉरवर्ड चार्ज, नॉर्मल चार्ज। रिवर्स चार्ज कहाँ है? जहाँ फॉरवर्ड चार्ज काम ही नहीं करता, जहाँ फॉरवर्ड चार्ज फेल हो जाता है, वहाँ क्या कहते हैं? रिवर्स चार्ज। तो जो हम टाइम ऑफ सप्लाई अभी डिस्कस कर रहे हैं, ये रिवर्स चार्ज के चैप्टर में दोबारा फिर डिस्कस करेंगे कि गुड्स के फॉरवर्ड चार्ज में टीओएस क्या होता है, रिवर्स चार्ज में टीओएस क्या होता है। रिवर्स चार्ज में टीओएस अलग होता है। सर्विसेज के फॉरवर्ड चार्ज में टीओएस क्या होता है, सर्विसेज के रिवर्स चार्ज में टीओएस क्या होता है। तो टीओएस का पार्ट रिवर्स चार्ज में दोबारा फिर आ जाएगा, बहुत ज़्यादा नहीं आएगा, छोटा सा हिस्सा आएगा। तो अभी हम टीओएस किसका डिस्कस कर रहे हैं? फॉरवर्ड चार्ज का। बाद में टीओएस किसका डिस्कस करेंगे? रिवर्स चार्ज का, बिकॉज इट इज स्लाइटली डिफरेंट। ठीक है, तो जनरल मीनिंग आप समझ लो बस। अभी फॉरवर्ड चार्ज क्या था, रिवर्स चार्ज का। हर जगह कौन सा चार्ज लगेगा? फॉरवर्ड। जहां कहीं गवर्नमेंट को लगता है फॉरवर्ड काम नहीं करेगा तो रिवर्स। गाड़ी हमेशा सीधी चलेगी, जरूरत पड़ने पर उल्टी भी चलेगी, हर वक्त उल्टी नहीं चलेगी। कोई कहे जी मैं तो चलाता ही उल्टी हुई है, लो मुझे इधर जाना है, गाड़ी का मुंह इधर, अब ये गाड़ी इधर चलती जाएगी, सारी रिवर्स में चलती जाएगी। सारी थोड़ा रिवर्स में चलेगी, सारी तो सीधी चलेगी। कहीं ज़रूरत है थोड़ा सा रिवर्स, थोड़ा सा रिवर्स गवर्नमेंट करती है, वैसे सीधी सीधी चलेगी। ठीक है, डाउट बोलो। इतने पार्ट तक जो पार्ट कवर किया उसका भी डाउट पूछ सकते हो, जो पार्ट चल रहा है उसका भी डाउट, कोई जनरल क्वेश्चन माइंड में आ रहा है उसका भी डाउट। ठीक है, अब वापिस इसी क्वेश्चन में आ जाओ। पेज नंबर 57, क्वेश्चन नंबर 4। एक्सप्लेन टाइम ऑफ सप्लाई सर्विसेज अंडर डायरेक्ट चार्ज, नॉर्मल चार्ज, फॉरवर्ड चार्ज। तो अब आप समझ गए, ये जो नॉर्मल सिस्टम है उसमें टीओएस है, एक टीओएस बाद में और आएगा, किसका आएगा? रिवर्स चार्ज का। द लायबिलिटी टू पे टैक्स ऑन सर्विसेज arise at the time of supply. Time of supply shall be the date of invoice or the date of receiving payment, whichever is earlier. But if invoice is not issued within 30 days of supply of service, TOS shall be the date of supply of service or the date of payment, whichever is earlier. Services are rendered 23rd July 24, invoice issued 10th August 24, payment received 20th September 24. TOS shall be the 10th August 24. But if invoice is issued on 27th August 24, TOS shall be 23rd. एक बार रीड कर लो रफली।
देखो एक चार्ट अकाउंटेंट की सर्विसेज की बात करते हैं। सीए के पास क्लाइंट आता है, जी मुझे ऑडिट करवानी है, रिटर्न भरवानी है, ठीक है कर देंगे। तो क्या होगा, सीए विल से पहले पैसा रख दो, या पहले इनवॉइस ले लो, या पहले काम कर देते हैं, पहले काम कर देते हैं, ठीक है। सर्विस रेंडर कर दिया, 10 अप्रैल 24 को सर्विस रेंडर कर दिया। इसके बाद हमने कहा भी जितना हमने काम किया उसका बिल ले लो आप, 10 जून 24 ये लो बिल। क्लाइंट ने कहा ये लो पेमेंट। अब आपके हिसाब से टीओएस कौन सा होना चाहिए? सोचो कौन सा होना चाहिए। सर्विस रेंडर कर दी, इनवॉइस इशू कर दी, पेमेंट आ गया, कौन सी डेट को कहें टीओएस? कितने स्टूडेंट लगता है 10 अप्रैल, कितने स्टूडेंट लगता है 10 जून, कितना स्टूडेंट लगता है 10 अगस्त? देखो गवर्नमेंट क्या कह रही है। गवर्नमेंट सेज में गुड्स के केस में सिस्टम ये होता है, ये लो सामान और ये लो इनवॉइस। तो आपको इनवॉइस यहाँ तक इशू करनी है, वरना हम इसको मान लेंगे मैं गुड्स से कंपैरिजन कर रहा हूँ। सर्विस में सिस्टम नहीं होता। सर्विस में हमेशा सर्विस प्रोवाइडर पहले सर्विस देता है, ऐसा नहीं होता ये लो सर्विस ये लो बिल, नो नेवर। हर सर्विस में सर्विस देगा, सर्विस देने के कुछ दिन के बाद 5, 7, 8, 10, 15 दिन के बाद बिल देगा। इसलिए गुड्स वाला सिस्टम यहाँ नहीं लगा सकते। हम सिस्टम ये लगाएंगे कि जैसे गुड्स में इनवॉइस की डेट थी, इसमें भी इनवॉइस की डेट है। इसमें था इनवॉइस यहाँ तक इशू होनी चाहिए, इसमें इनवॉइस यहाँ से 30 डेज के अंदर अंदर इशू हो जानी चाहिए। बिकॉज गुड्स में वो सामान के साथ इनवॉइस दे देगा, सर्विस में नहीं देगा। पर्सन विल टेक सम टाइम, गवर्नमेंट विल गिव सम टाइम कितना? 30 डेज मैक्सिमम। तो गवर्नमेंट से गुड्स में भी ये डेट, सर्विस में भी ये डेट। गुड्स में यहाँ तक इनवॉइस इशू होनी चाहिए, सर्विस में यहाँ से 30 डेज में इशू होनी चाहिए। अगर 30 डेज निकल जाएंगे, निकल के 30 डेज, तो इसको मान लेंगे। और 30 डेज नहीं निकले, मान लो ये 30 अप्रैल को इनवॉइस दे दी विद इन 30 डेज, तो इनवॉइस की डेट आएगी। इनवॉइस इशू हमने इस डेट को नहीं की, इनवॉइस हमने इस डेट को इशू किया। 30 डेज का टाइम है, विद इन 30 डेज इशू किया, तो ये बनेगा। 30 डेज निकाल देंगे, ये बनेगा। सेम डेट को इशू कर दी, डिस्प्यूट ही नहीं है, यही है। इससे पहले इशू कर दी, डिस्प्यूट ही नहीं है, ये चेंज है। मेन डेट यही है, उसमें भी इसमें भी। उसमें ये इनवॉइस यहाँ तक इशू होनी चाहिए, इसमें इनवॉइस यहाँ से 30 डेज में इशू होनी चाहिए। उसमें पेमेंट का कोई रोल नहीं है, इसमें पेमेंट का रोल है। इसमें पेमेंट का रोल है। जैसे इस डेट में देखिए, इस केस में कौन सा बन रहा है टीओएस? इनवॉइस 30 डेज के बाद इशू किया है, तो 10 अप्रैल, करेक्ट। मान लो पेमेंट 10 अप्रैल से भी पहले आ गया, एडवांस 10 मार्च, वो टीओएस है। वो से इन दोनों में से पहले डेट सेलेक्ट कर लो, इन दोनों में से ये सेलेक्ट हुई है। अब पेमेंट को चेक कर लो, पेमेंट अगर इसके बाद है, छोड़ो, पेमेंट इससे पहले है, वो बनेगा। जैसे पेमेंट की डेट मैं लिख देता हूँ 10 मार्च 24, तो पेमेंट पे पहले ध्यान नहीं देना, पहले ध्यान इन्हीं पे देना है, इनमें से डेट सेलेक्ट करनी है पहले। अगर ये 30 डेज के अंदर होगा तो ये डेट सेलेक्ट होगी, 30 के बाद होगा तो ये डेट से पहले सेलेक्ट कर लो, ये सेलेक्ट हुई। सेलेक्ट करने के बाद पेमेंट चेक करना, अगर सेलेक्टेड डेट से पहले पेमेंट आई है तो वो, सेलेक्टेड डेट के बाद पेमेंट आई तो इग्नोर इट। जैसे मैं पेमेंट की डेट बीच में डाल देता हूँ 10 मई 24। अब बताओ टीओएस, सोच लो कौन सी डेट बनेगी। कितना स्टूडेंट लगता है 10 अप्रैल 24? कितना स्टूडेंट लगता है 10 मई 24? कितना स्टूडेंट लगता है 10 जून 24? अब देखो चेक करते हैं। पेमेंट को पहले नहीं देखना, सर्विस रेंडर और इनवॉइस को देखना। पहले इसमें से डेट सेलेक्ट करनी है। इनवॉइस 30 डेज के बाद है, रेंडर की डेट आ गई। दोनों में से डेट जब सेलेक्ट हो जाए, अब पेमेंट को देख लो। पेमेंट इसके बाद है, इग्नोर इट। पेमेंट इससे पहले है, दैट इज नॉट टीओएस। तो क्यों पेमेंट इसके बाद है, इग्नोर इट। ठीक है, अब डेट बदल के लिखता हूँ। अब मुझे आप सोच के बताना, देखिए कितने स्टूडेंट के आंसर करेक्ट आते हैं। एक रेंडर की डेट है, एक इनवॉइस की डेट है, एक पेमेंट रिसीव करने की डेट है। रेंडर करता हूँ मैं सर्विस 10 मई 24 को, इनवॉइस इशू करता हूँ 8 मई 24 को।
पेमेंट रिसीव करता हूँ 3 मई 24 को, आपको बताना टीयूएस। सोच लो, जिससे मैं पूछूंगा वो बताएगा। पहले 1 मिनट का टाइम है, आपस में डिस्कस कर लो, अपना आंसर रजिस्टर पे लिख लो, फिर जिससे मैं पूछूं रजिस्टर पे लिखी डेट मुझे बता देना क्या लिखी है। पहले अपना अपना आंसर रजिस्टर पे लिख लो, रजिस्टर पे नोट करो टीयूएस, अपने अपने रजिस्टर पे अपनी अपनी डेट ऑफ बर्थ नोट कर लो। डेट ऑफ बर्थ मतलब टीयूएस। खाली टीयूएस लिखना है, पूरा क्वेश्चन लिख के क्या करेगा? टीयूएस बता दे तो मुझे कितना है बस। अब क्वेश्चन लिख लो, लिखना था जिसको पूरा क्वेश्चन लिखना है लिख लो। तूने अभी तक रजिस्टर भी नहीं खोला, टीयूएस क्या लिखेगा? तो रजिस्टर भी नहीं खोला तूने अभी तक। दिखा भाई तेरा टीयूएस क्या है। फराज तेरा टीयूएस, तो दोनों लिख दी, डेट ऑफ बर्थ लिख दी, टीयूएस। आयुष टीयूएस, तूने डेट ऑफ बर्थ नहीं लिखी। ये रजिस्टर है, ये रजिस्टर है, ये बुक के ऊपर लिख दी। मैं कह रहा रजिस्टर में लिखते हो। टीयूएस 35 लिख रखा तुमने, देख ले। पॉइंट भी हो तो 3.5 बनेगा, 3.5। अब बताओ कितने बच्चों का मानना है टीयूएस 8 मई 24? कोई नहीं पूरी क्लास में। 10 मई 24, 3 मई 24। इसका मतलब अब आप सब समझ गए, मुझे और बिना मतलब के एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है ना? क्यों एनर्जी फालतू लगाऊं मैं, जब आप समझ गए। जब सामने समझदार बच्चे बैठे तो ज़्यादा एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं होती, समझदार को इशारा ही काफ़ी होता है। देखो पहले सिलेक्ट करो इन दोनों में से। 30 डेज में इनवॉइस आ गई है ना? आ गई ना 30 डेज में या नहीं? ठीक है, मई में 31 डेज है तो 21 + 8 29, 30 डेज में आ गई है। अब सेलेक्ट करने के बाद पेमेंट देखो, पहले आ गई। ठीक है, अब जो डेट हमने सेलेक्ट कर ली, अब पेमेंट चेक करो। पेमेंट उससे भी पहले, उससे फिर आप टैक्स निकालो। अब ये तो एक्ट में लिखा हुआ है, मैं पूछूंगा डाउट, आप कहोगे नहीं है, और जब आप घर जाओगे आप कहोगे साला गलत पढ़ाया है। गुड्स में पेमेंट की बात क्यों नहीं की, सर्विस में पेमेंट की बात क्यों कर रहे हैं? ये क्वेश्चन अभी नहीं, घर जाके बावड़ी में आएगा कि ये क्या बात बनी, गुड्स में कह रही पेमेंट की बात नहीं, सर्विस में कह रही पेमेंट की बात है। तो ये बात भी सुन लो आप, ये पहले बात गुड्स में भी थी, ये कहानी गुड्स में भी थी पेमेंट की। सारे कंट्री के जो ट्रेडर है, मैन्युफैक्चरर है, सब ने उठा के ज़बरदस्त प्रोटेस्ट किया गवर्नमेंट के अगेंस्ट, सब अगेंस्ट हुई गवर्नमेंट के, गवर्नमेंट ने उनके केस में हटा दी। तो सर्विस वालों का नंबर बहुत कम है, ट्रेडर का नंबर बहुत ज़्यादा है, और जिसकी मेजोरिटी है वो अपनी बात मनवा लेता है। तो सेक्शन 12(1) के अंदर पहले बात थी, फिर गवर्नमेंट ने कहा चलो ऐसा करो, गुड्स के केस में पेमेंट का एस्पेक्ट हटा लो। सर्विस वालों का नंबर कम है। नंबर 2, जीएसटी से पहले सर्विस टैक्स था, उसमें भी ये पेमेंट की बात थी, वो बात 20 साल पहले आई थी। सर्विस वालों ने उस समय प्रोटेस्ट किया था, उस समय इनकी कोई सुनवाई नहीं हुई, उसके बाद वो हैबिचुअल हो गए, तो उससे तो हैबिचुअल हो गए, चलने दो इनका। गुड्स वालों के लिए नया मैटर था, जीएसटी से पहले उनका नहीं था, जीएसटी में इंट्रोड्यूस किया था। तो ये याद रखना, गुड्स में पेमेंट की कहानी नहीं है, होनी चाहिए, है नहीं। कारण क्या, उनका नंबर बहुत ज़्यादा है, बार्गेनिंग पावर ज़्यादा है, सर्विस प्रोवाइडर का नंबर बहुत कम है, बार्गेनिंग पावर बहुत कम है, तो इसमें है और उसमें नहीं है। ठीक है, अब जिसको डाउट है पूछो। अब मैं एक बार दोबारा रीड करता हूँ, देखो आप क्वेश्चन नंबर 4 पे आओ। एक्सप्लेन
टाइम ऑफ सप्लाई सर्विस अंडर डायरेक्ट चार्ज, नॉर्मल चार्ज, फॉरवर्ड चार्ज. टाइम ऑफ सप्लाई सर्विस 13(1), 13(2). Liability to pay tax and service shall write the time of supply. Time of supply shall be the date of invoice or the date of single payment, whichever is earlier. But if invoice is not issued within 30 days of supply of service, TOS shall be the date of supply of service or the date of payment, whichever is earlier. For example, services are rendered on 23rd July 24. अब देखो सर्विस 23 जुलाई को दिया है, इन्वाइस 10 अगस्त को है. क्या ये विदिन 30 डेज है? यस. तो इन्वाइस की डेट है. बाद में पेमेंट देख लो, पेमेंट तो उसके बाद आई तो छोड़ो इसको. TOS हो जाएगा 10 अगस्त. नहीं, पेमेंट अगर इससे पहले आ जाए या इनवाइस की डेट बदल देते हैं, इनवाइस टू 27 अगस्त. अब की बार इनवाइस 30 डेज़ के बाद है ना, 23 जुलाई की सर्विस है, तो सर्विस रेंटर की डेट ले लो. सर्विस रेंटर की डेट TOS बनेगा. अगर पेमेंट उससे पहले आएगी तो लेंगे, बाद में आएगी तो छोड़ देंगे. अब एक बार अच्छे से आप रीड कर लो इसको, डाउट क्या कर लो. इलस्ट्रेशन 3 देखो, इलस्ट्रेशन 3. सर्विस रेंडर किया है 5 सितंबर 24 को, इनवाइस 28 सितंबर को. क्या ये विदिन 30 डेज है? यस. तो इनवाइस की डेट ले लेना, पेमेंट इसके बाद है, छोड़ो. TOS आ गया 28 सितंबर. सेकंड केस 5 सितंबर और इनवाइस 3 अक्टूबर. क्या विदिन 30 डेज है? यस. और पेमेंट रिसीव हुई है 20 सितंबर. तो वैसे तो 3 अक्टूबर था, लेकिन पेमेंट पहले आ गई, तो पेमेंट की डेट ले लेंगे 20 सितंबर. थर्ड केस 5 सितंबर, 8 अक्टूबर. इन दोनों में से पहले डेट सेलेक्ट कर लो, क्या बनेगी? 5 सितंबर. पेमेंट 25 सितंबर, छोड़ो, 5 सितंबर रह जाएगा. फिर सर्विस सेंटर 5 सितंबर, इनवाइस 8 अक्टूबर, तो 5 सितंबर आ जाएगा. नहीं, कुछ पेमेंट 3 सितंबर को आया, कुछ पेमेंट 20 सितंबर को आया. तो जो 3 सितंबर को आया उसका तो TOS 3 सितंबर बनेगा, और जो बाद में आया उसका 5 सितंबर बनेगा. ऐसे पार्ट पेमेंट हो तो TOS भी अलग अलग आ जाएंगे, उसका अलग, उसका अलग. बस इतना पहले आप देखो, डाउट पूछो, डिस्कस करें. हाँ, ये डाउट पूछिए अब यहाँ तक. TOS गुड्स का, TOS सर्विसेज का, छोटे छोटे पार्ट और बहुत है, पहले यहाँ तक डाउट पूछिए. अब पिछली क्लास का पार्ट, आज की क्लास का पार्ट मिला करके एक क्वेश्चन लिखवा रहा हूँ, सॉल्व करना. आप लिखो क्वेश्चन, पिछली क्लास का, आज की क्लास का मर्ज करके. ABC Limited is registered in GST. And submitted information as given below. Rendered services to Mr. A on 28th April 23. Issued invoice on 20th May 23, rupees 10 lakh plus CGST 9 plus SGST 9. Received payment on 20th June 23.
company has taken input services on 10th April 23 and ITC is CGST 20,000, SGST 20,000। ठीक है, यहाँ तक इसको डाउट तो नहीं। जब हम पेमेंट करने लगेंगे उस समय जो हमारे पास आईटीसी है वो हम यूज़ कर सकते हैं। तो क्या ये आईटीसी हम यूज़ कर लेंगे? हो जाएगा ना। और अगर मैं ये डेट 1 जून 23 कर दूं तो क्या अब यूज़ कर लेंगे? देखो हमारा टीओएस क्या बनेगा? टीओएस 20 मई। तो मई महीने का टैक्स कब पे करना है? 20 जून को। और आईटीसी आ गया 1 जून को, तो क्या यूज़ कर लेंगे? टीओएस है 20 मई, 20 मई है ना। पेमेंट कब करना है? अगले महीने की 20 तारीख 20 जून। आईटीसी आ गया है 1 जून को, तो आईटीसी यूज़ क्या कर लेंगे? यस और नो? भाई 20 जून तक जो भी आईटीसी आएगा यूज़ कर लेंगे? यस और नो? कितना समय लगता है? यस। नहीं, क्राइटेरिया इज जिस मंथ का टैक्स आप देने जा रहे हैं उस मंथ के आखिरी दिन तक जितना आईटीसी आप यूज कर सकते हो, क्योंकि डेट का हिसाब नहीं है, मंथ का हिसाब है। मई महीने का टैक्स है, मई महीने तक का आईटीसी आप यूज कर सकते हो। ये जून का आईटीसी आप जुलाई में यूज कर सकते हो, मंथ का हिसाब है। मुझसे टैक्स कौन से महीने का दे रहे हो भाई? 20 जून को, मई का, तो आईटीसी कौन से महीने का यूज करोगे? मई का या इससे पहले का, अप्रैल का, वो यूज कर लो। पिछले साल का कैरी फॉरवर्ड करके ला रहे हो वो यूज कर लो। जून का नहीं यूज कर सकते। जून वाला आप कब यूज करेंगे? जुलाई में। तो मैं डेट बदल के वही कर देता हूँ, पहले वाली यूज करेंगे। अगर जून का होगा तो नहीं यूज करेंगे। लेट कटिंग। कंपनी परचेज्ड certain inputs on 2nd June 23 and has taken ITC, CGST 10,000 and SGST 10,000। ये यूज़ मत करना, ये जुलाई के लिए यूज़ होगा। जो जून के महीने में ले रहे हैं ये जुलाई में यूज़ होगा, अप्रैल वाला यूज़ कर लेंगे। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं ना? किसको डाउट है यहाँ तक बोलो। चले आगे। कंपनी रेंडर्ड सर्विसेज ऑन 20th August 23, 20th August 23, and issued invoice on 25th September 23, rupees 11 lakh, CGST 9, SGST 9। and received payment on 31st August 23। ठीक है। डिटरमिन आईटीसी, आउटपुट टैक्स, नेट टैक्स फॉर ईच मंथ। हर महीने का कैलकुलेट करके दिखाना आपको। बस अब ट्राई करके देख लो। मंथ वाइज चलना है। पहले अप्रैल मंथ में निकालना,
आउटपुट टैक्स है, नेट टैक्स है, आईटीसी है, फिर मई का, फिर जून का, हर महीने का निकालते चले जाते हैं, क्योंकि रियल लाइफ में मंथ वाइज चल रहा होता है। इनकम में तो पूरे साल की इनकम आएगी, इसमें हर महीने का दिखाना आपको। हाँ जी, लेट्स सॉल्व इट। एक बार सॉल्व हो जाने दो, फिर देख लेना प्रेजेंटेशन में या किसी में प्रॉब्लम है तो। लेट्स सी, हर मंथ का बस इंडिकेट करते जाना, आउटपुट टैक्स कितना, आईटीसी कितना, नेट टैक्स कितना। जिस मंथ में कुछ नहीं, नील कर देना। अप्रैल में आईटीसी नील है, आउटपुट भी आई थिंक नील है। आईटीसी है अप्रैल का, तो आईटीसी लिख देना। ठीक है, आईटीसी अगर है तो आईटीसी लिख देना। और ये अगर आउटपुट टैक्स नहीं है तो आईटीसी कैरी फॉरवर्ड होकर आगे चला जाएगा मई में। जब कभी यूज़ करना होगा कर लेंगे, सब्सिक्वेंट मंथ में कभी भी यूज़ कर लेंगे। और आउटपुट कुछ नहीं है, नेट कुछ नहीं है। चाहे आउटपुट लिख के नील कर दो, ना लिखो कोई बात नहीं। ऐसे बस हर महीने का दिखा दो।
वो नेट टैक्स है, नेट टैक्स पेबल, नेट टैक्स पेबल। देखो अप्रैल में आईटीसी है, आप आगे आउटपुट नील करना चाहो कर दो, नेट नील करना चाहो कर दो। फिर आ जाओ मई में। मई में हमारा आउटपुट एक्स है, जो टीओएस है वो मई के मंथ में फॉल कर रहा है। मई के मंथ में फॉल कर रहा है या अप्रैल में फॉल कर रहा है? मई में। तो मई वाले का पेमेंट होगा जून में। देखो रेंडर्ड सर्विस 28 तारीख को, इनवाइस 20 मई को। तो ये आउटपुट एक्स जून के महीने का कहलाएगा, जून में पेमेंट जाएगी, कैलकुलेशन इसका जून में आएगा। तो हम इसका जून में पेमेंट दिखाएंगे फॉर द मंथ ऑफ जून। यहाँ लिखेंगे टीओएस। टीओएस कौन सी डेट है हमारा? 20 मई 23। तो ये पेमेंट जो है जून के महीने में जाएगा। टीओएस मई का है, टीओएस मई का कैलकुलेशन जून में आएगा। तो जब मई की रिटर्न भरेंगे जून में, तब ये जाएगा जून में। टीओएस लिख देंगे मई का। उसके बाद वो एक ही बात है, मतलब आप टीओएस यहाँ लिख देंगे तो पता लग जाएगा ये मई मंथ का है, और पेमेंट जो है वो जून में कर रहे हैं। वो एक ही बात है। ऐसे कर दो, टीओएस में पेबल इन जून, या टैक्स ऑफ मे पेबल इन जून, पूरा लिख देता हूँ मैं। ये लीजिए यहाँ पे लोग, टैक्स लायबिलिटी फॉर मे 23 पेबल इन जून 23। पेमेंट जून में करेंगे, कैलकुलेशन मई का है। मई का कैलकुलेशन जून में करेंगे। तो दोनों बातें लिख दो कि लायबिलिटी मई की है, पेबल इन जून है, और साथ में इसका बेशक टीओएस भी लिख दो। टीओएस कितना है? 20 मई 23। तो मई मंथ में जितने भी आईटीसी लिए होंगे मई मंथ तक, वो यूज हो सकते हैं। जून में अगर लिया है कोई आईटीसी, वो यूज नहीं होगा। इसका मतलब ये है। तो ये आउटपुट है, इसमें हमारे पास आईटीसी है ना। अब ये आईटीसी मई के महीने के आखिरी तक का आईटीसी यूज़ कर सकते हैं। ये तो आई थिंक अप्रैल का आईटीसी है ना, तो यूज़ कर सकते हैं। तो आईटीसी यूज़ कर दिया। अच्छा, नीचे लिखा है तो भी ठीक है, फॉर द मंथ ऑफ जून। इसके अलावा ये नया टैक्स क्रेडिट है जो जून में लिया है। फॉर द मंथ ऑफ जून ये नया आईटीसी है, क्योंकि जून में लिया है तो ये आगे जुलाई के 20 तारीख को यूज़ कर सकते हैं, ये आगे यूज़ करेंगे। अब देखिए फॉर द मंथ ऑफ अगस्त। अगस्त में टीओएस होगा ना इसका, तो टीओएस की डेट डाल दो। क्या टीओएस की क्या डेट है? टीओएस 20 अगस्त 23। आगे कर दो पेबल इन सितंबर 23। मंथ अगस्त का है, पेबल सितंबर में है। तो अगस्त की 31 तक जितना भी आईटीसी है सारा यूज़ कर सकते हैं। अब आउटपुट ये है, और नेट टैक्स और आईटीसी कितना है हमारे पास चेक कर लेते हैं। आईटीसी को यूज़ कर लेंगे, नेट टैक्स देंगे। अब जिसको डाउट है देख लो।
हाँ जी, $1298 टोटल है ये। बस खुश। आईटीसी तो वो था 10-10 हज़ार वाला, ये वाला आईटीसी था। तो ये आईटीसी तो ये 10-10 हज़ार वाला है, ये टोटल है, इनवॉइस का टोटल है। तो आप ये इंडिकेट कर देना कौन से महीने का है, साथ में टीओएस और कौन सी मंथ में पेबल है। तो जीएसटीआर 3B जब जाएगी वो होगी कौन से मंथ की, अगस्त की। भरनी कब तक है, 20 सितंबर तक। पेमेंट कब होगा, 20 सितंबर को। तो पूरा लिख देना इस मंथ का है, ये टीओएस है, पेबल इस पर्टिकुलर मंथ में है। ठीक है, डाउट देख लो अब यहाँ तक। अब जिसको डाउट है बोलो। रियल लाइफ में इस तरह से करना है। अब यहाँ तो हमने 2-4 ट्रांजेक्शन लिया है, रियल लाइफ में तो ये 1000 होंगी, पता नहीं 2000 होंगी, बड़ी कंपनी की 5000 होगी एक ही महीने की। अब 5000 ट्रांजेक्शन को सारे को पहले कंप्यूटर में सारा सेट करना, टोटल कैलकुलेट, क्योंकि रिटर्न के अंदर एक एक की डिटेल नहीं जाती, टोटल फिगर जाएगी। टोटल सप्लाई, टोटल सीजीएसटी, टोटल आईजीएसटी और टोटल आईटीसी, सीजीएसटी तरह एडजस्ट करके रिटर्न में खाली फाइनल जाएगा। और अगर स्क्रूटनी में आ गया, पूछेंगे, तब ये सारी डिटेल सबमिट करनी है, जो कि कंप्यूटर में अपने पास सेपरेट रहेगी, वो पूछने पर सप्लाई करनी है। लेकिन इसमें एक बात अब और ऐड कर देता हूँ, जो कि बाद में रिटर्न के चैप्टर में आएगी, वो चीज़ एक और मैं ऐड कर देता हूँ। देखिए आप थोड़ा और एक्स्ट्रा सिस्टम समझते हैं, जो कि बाद में आएगा, लेकिन मैं पहले बता रहा हूँ। देखिए ये एक सेलर है, टेक्निकल वर्ड सप्लायर यूज हुआ है, क्योंकि सर्विस वाले के लिए सैलरी यूज़ नहीं कर पाएंगे, गुड्स वाले के लिए कर पाएंगे, सप्लायर दोनों के लिए कर देंगे। सप्लायर तो मैं लिख लेता हूँ मंथ अप्रैल 23। इसमें हमने कोई सप्लाई की है, तो इसका टैक्स कब देना है, 20 मई 23 को टैक्स देना है। और जब टैक्स देंगे तो साथ में 3B रिटर्न जाएगी, जीएसटीआर 3B, करेक्ट। 3B में टोटल सप्लाई पूरे महीने में कितनी की टोटल फिगर आएगी, एक एक डिटेल नहीं आएगी, टोटल आएगी। तो गवर्नमेंट से आपको एक स्टेटमेंट और भी देनी है, जिसमें एक एक सप्लाई करके लिखना, एक एक करके सप्लाई लिखना है। वो है जीएसटीआर 1, इसमें एक एक लिखनी है। एक एक मतलब अगर आपने किसी रजिस्टर्ड को सप्लाई की थी, बायर जो है रजिस्टर्ड था, तो आपको इनवॉइस की डिटेल भी बतानी है। इनवॉइस का नंबर, इनवॉइस की डेट, कितना अमाउंट, जीएसटी सीजीएसटी कितना, एक एक इनवॉइस की डिटेल बतानी है। बिकॉज वो जो बायर है रजिस्टर्ड है, वो इसका आईटीसी लेगा। क्या पता वो झूठा आईटीसी ले ले, हमें कैसे पता लगेगा। हम उसकी मैचिंग करेंगे। मैचिंग करने के लिए आपका जीएसटीआर 1 चाहिए, इसमें डिटेल मिलेगी। और अगर आपने अनरजिस्टर्ड पर्सन को भेजी है, वो तो आईटीसी लेगा नहीं, उसका एक एक की बताने की जरूरत नहीं, टोटल बता दो। जैसे मान लीजिएगा हम आपको सर्विस दे रहे हैं, तो आप रजिस्टर्ड के अनरजिस्टर्ड, अनरजिस्टर्ड, तो हमें एक एक स्टूडेंट का बताने की जरूरत नहीं है। हम कहेंगे जी टोटल 200 स्टूडेंट को सर्विस दी थी, टोटल अमाउंट इतना था, जीएसटी हमने इतना लिया, क्योंकि आपको आईटीसी लेना नहीं। और मान लीजिएगा हमने कुछ रजिस्टर्ड पर्सन को भी सर्विस दी है, तो एक एक इनवॉइस की डिटेल सबमिट करनी पड़ेगी, एक एक इनवॉइस अपलोड होगी इस पर जीएसटी पोर्टल पर, और जीएसटीआर 1 के अंदर डिटेल जाएगी एक एक की, क्योंकि वो आईटीसी लेंगे। जब वो आईटीसी लेंगे तो इससे मैचिंग करेंगे। अब इसका और एग्जैक्ट सिस्टम बता देता हूँ। एग्जैक्ट सिस्टम क्या है, देखो ये आगे का एडवांस हिंट दे रहा हूँ मैं, जब वो आएगा तो मैं दोबारा ही बताऊँगा। देखिए मैं रिसिपिएंट हूँ और सप्लायर है अलग अलग, सप्लायर 1, सप्लायर 2, सप्लायर 3, सप्लायर 4। इनसे मैंने कुछ सामान लिया, कुछ मैंने इनसे लिया, कुछ इनसे लिया, कुछ इनसे लिया, और चारों का आईटीसी ले लिया। मैंने कहा गवर्नमेंट को क्या पता, थोड़ा सा झूठा आईटीसी भी ले लो, 2-4 और आईटीसी ऐसे लिख दिए, ले लिए, तो गवर्नमेंट को कैसे पता लगेगा। गवर्नमेंट से भी सप्लायर 1 तूने जीएसटीआर 1 भरनी है, जीएसटीआर 1 भर, और जिस भी रजिस्टर्ड पर्सन को सप्लाई किया इनवॉइस की पूरी डिटेल बता। ये भी बताएगा, ये भी बताएगा, ये बताएगा। चारों की जीएसटीआर 1 पहुँच गई डिपार्टमेंट के पास। डिवीजन चारों की जीएसटीआर 1 में मेरा नाम है, चारों से मैंने सामान खरीदा है। तो ये ऑटो पॉपुलेटेड सिस्टम है, आईटी का ऑटोमेटिक सिस्टम उनके पास है। ये इस रिसिपिएंट जो मेरा नाम होगा,
उस रिसिपिएंट की सारी फिगर इन चारों की GSTR 1 से उठा लेगा और मेरी एक नई स्टेटमेंट तैयार कर देगा जिसमें इन सेलर का नाम लिखता जाएगा, सेलर 1 का इतना ITC, सेलर 2 इतना, सेलर 3 सेलर इतना, और ये स्टेटमेंट कहती है GSTR 2B। तो पहले गवर्नमेंट ये कह रही थी भी आप ITC ले लो, वेरीफाई करेंगे। अब उन्होंने चेंज कर दिया, उन्होंने कहा तुमने ITC नहीं लेना, तुमने कितना ITC लेना वो हम आपको बता देंगे। मैं तुम्हें क्या पता तुम कैसे दोगे, हम बता देंगे आपको। तो ये GSTR 2B मेरे पास आएगी, इसका जो टोटल है उतना ही ITC ले सकता हूँ, हेरा फेरी का टोटली स्कोप खत्म। तो GSTR 1 कौन भरेगा? हर सप्लायर। रिसिपिएंट को ITC अपने आप लेना अलाउड नहीं है, हर रिसिपिएंट के पास 2B आएगी। जितनी भी इंडिया से मैंने जहाँ भी सप्लाई ली होगी सबका रेफरेंस आ जाएगा इसके 2B के अंदर। वो मुझे बता देंगे पूरे इंडिया में किस किस से सामान खरीदा, हम तुम्हें बता देते हैं, और जिसने तुम्हें सामान बेचा उसका रजिस्ट्रेशन नंबर कितना है वो बता देते हैं, और कितने का सामान खरीदा, कितना टैक्स था वो तुम्हें बता देते हैं, और ये रहा टोटल ले लो। तो हर सप्लायर को ये भरनी है GSTR 1। रजिस्टर्ड पर्सन को बेचा है, एक इनवॉइस की डिटेल चाहिए, अनरजिस्टर्ड का टोटल चाहिए। ये रिटर्न का पूरा चैप्टर है, उसमें बाद में आएगा। लेकिन मैं थोड़ा सा एक बात बता रहा हूँ आपको। जैसे अभी हम क्वेश्चन कर रहे थे तो हमने कहा चेक कर लो भाई कितना ITC बनता है। रियलिटी में कैलकुलेशन डिपार्टमेंट हमें करके देगा और वहाँ से 2B आएगी 2B में। लेकिन 2B में क्या हुआ, इस पर्टिकुलर बंदे ने GSTR 1 भरते हुए मेरा लिखा ही नहीं, रिपोर्ट करना ही रह गया। तो गवर्नमेंट से फिर आपको हमें रिपोर्ट करना पड़ेगा, साथ साथ इसको रिपोर्ट करना पड़ेगा। तो ये अगले महीने की GSTR 1 के अंदर ये एंट्री डाल देगा और ITC आपको अगले महीने मिलेगा। इनकम टैक्स में रिवाइज रिटर्न भर सकते हैं, इसमें रिवाइज रिटर्न का सिस्टम नहीं है। जो अगले महीने की रिटर्न है, पिछले महीने की सारी कमियां उस अगले महीने की रिटर्न के अंदर रिपोर्ट कर दो। अलग से 2 कॉलम है, वो कॉलम इसीलिए बने हुए हैं कि पिछले कुछ ही महीने में कुछ रह गया, कुछ गलत हो गया, यू कैन रिपोर्ट नाउ। तो ये अगले महीने में रिपोर्ट करेंगे, अगले महीने में ITC मिलेगा। तो ये रिटर्न का चैप्टर है, उसमें आएगा। मैं थोड़ा सा आपको एडवांस हिंट दे रहा हूँ कि एक्चुअल सिस्टम क्या है। हर सप्लायर को भरनी है कौन सी रिटर्न, कौन सी स्टेटमेंट, GSTR 1। GSTR 1 इज ए स्टेटमेंट, रिटर्न में सब कुछ होता है। और वहाँ से आएगा 2B ITC। 3B के अंदर टोटल जाएगा, टोटल सप्लाई कितनी है 3B में सिर्फ वो आएगा। GSTR 1 का टोटल कर लो, 50 लाख है, बस 50 लाख की फिगर 3B में कर देना। 2B का टोटल कर लो, 2B का टोटल GSTR 3B में दिखा देना। यहाँ मैं दिखाऊंगा टोटल टैक्स पब्लिक से लिया मैंने 10 लाख, 2B का टोटल है मेरा 2 लाख, बैलेंस पेमेंट कितना कर रहा हूँ 8 लाख, 8 लाख का PMT 06 चालान भर के पेमेंट कर दूंगा। 3 ही इन्फॉर्मेशन 3B के अंदर और कुछ नहीं है। जी मेरा आउटपुट था 10 लाख, मेरा ITC था 2 लाख। वो कहेंगे 10 लाख कैसे, मैं कहूँगा GSTR 1 देख लो। 2 लाख कैसे, मैं कहूँगा 3B देख लो, आपने भेजी थी। कितना पेमेंट किया 8 लाख, कैसे कैसे क्या, दोनों का डिफरेंस है 8 लाख कैसे, ठीक है आपका काम खत्म हो गया। ये चैप्टर है पूरा, आगे आना है। मैं आपको आगे वाले चैप्टर का थोड़ा थोड़ा हिंट दे रहा हूँ कि पूरा सिस्टम कैसे वर्क करेगा। ये तो एक पार्ट बना ना, छोटा सा क्वेश्चन लेके हमने सॉल्व कर लिया, तो एक पार्ट बना। पूरा मैं बता रहा हूँ आर्टिकलशिप में ऐसा होगा जैसे मान लो क्लाइंट 100 क्लाइंट है या 50 क्लाइंट है CA के बाद, तो कहेंगे जी एक पर्टिकुलर आर्टिकल को बोल दिया भी ये 5 क्लाइंट आपके हो गए। इन 5 क्लाइंट का पूरा आउटवर्ड सप्लाई GSTR 1 आपको तैयार करना है। अगर आपने तैयार करते हुए, मैं कह रहा था एक इनवाइस रह गई, अगर कुछ रह गया तो मुसीबत हो जाएगी। कैसे, उसको ITC नहीं मिलेगा, फिर वो आपको अप्रोच करेगा क्लाइंट को, क्लाइंट फिर आपको अप्रोच करेगा CA को, CA फिर आपको अप्रोच करेगा। कैसे बनाई है GSTR 1, ये कैसे रह गया बीच में, इनवाइस पूरी छोड़ दी तूने, और ये इनवाइस ले ली, इसकी फिगर गलत लिख दी, इसका अमाउंट ही गलत लिख दिया, इसका CGST गलत लिख दिया, इसका SGST गलत लिख दिया। तो आप 2 बार चेक कर लेते, आप 4 बार चेक कर लेते, तो 100% परफेक्ट होनी चाहिए कि इसके बेस पे उसे ITC मिलना है। तो मैं रियल लाइफ का पार्ट भी बता रहा हूँ आपको। रियल लाइफ के अंदर बड़ा डिफिकल्ट काम है, यहाँ तो सिंपल है, लेकिन भाई बहुत से सेलर ऐसे हैं। भाई आप देखो किसी शोरूम पे जाओ, आप एक दिन की सेल कितनी होती है, लोग लाइन लगा के खड़े होते हैं वहाँ के। एक दिन की सेल कितनी है, महीने की कितनी होगी, कितनी रिपोर्टिंग होगी उसकी, और सारी परफेक्ट रिपोर्टिंग चाहिए क्योंकि सामने वाले को टेस्टेड लेना है। वो फिगर गलत हो जाएगी तो दिक्कत हो जाएगी। तो इतना पहले आप डाउट पूछ लो, फिर ब्रेक करके आगे कंटिन्यू करते हैं। ये पूरा सिस्टम अभी आगे आना है परफेक्ट। GSTR 1 के सारे कॉलम, एक एक करके कॉलम मैं अभी आपको बताऊंगा। ये तो मैंने
रफली बताया है कि भाई रजिस्टर्ड का इनवॉइस उसका, लेकिन इसमें अलग अलग है। एक्सपोर्ट का अलग रिपोर्ट करना होता है, जिस पे जीएसटी है ही नहीं, एग्जाम्प्ट आइटम, उसको अलग रिपोर्ट करना है। और विद इन स्टेट का अलग रिपोर्ट करना है, दूसरी स्टेट का अलग रिपोर्ट करना है, स्टेट वाइज रिपोर्ट करना है। हरियाणा में टोटल कितनी सेल हुई है, पंजाब में टोटल कितनी सेल हुई है, वहाँ टोटल कितनी सेल हुई है, वो अलग अलग रिपोर्ट करना है। चलिए ब्रेक करते हैं। 9, 20, 20, 9, 40। हाँ प्लीज, पेज नंबर 56, पेज नंबर 56। डाउट के लिए अभी बुलाऊंगा मैं, डाउट को बताना। पहले पेज नंबर 56 देखो। क्वेश्चन नंबर 2, ये नहीं किया ना हमने, 3 कर लिया था ना, नहीं 4 किया था। एक्सप्लेन TOS इन केस ऑफ एडिशनल कंसिडरेशन, सेक्शन 12 ब्रैकेट 6, टाइम ऑफ सप्लाई टू द एक्सटेंट इट्स रिलेट्स टू एन एडिशन इन द वैल्यू सप्लाई बाय इंटरेस्ट, लेट फी और पेनल्टी, delayed payment of any consideration shall be the date on which supplier receives such addition in value. Ms. X sold certain goods on credit and because of delay beyond the permitted time, interest of 10th was charged. Additional consideration shall also be considered the value of supply. TOS shall be a time when such payment is due. इतना रीड करना है एक बार। देखो मैंने सामान बेचा है कुछ भी 10/4/24 को 20 लाख प्लस CGST प्लस SGST जितना भी था। इनवॉइस भी आज इशू कर दिया, सामान भी दिया, इनवॉइस भी दिया। रियल लाइफ में तो कॉमन ही होता है। पेमेंट अभी नहीं आई, तो TOS क्या बनेगा? 10 अप्रैल 24। टैक्स का पेमेंट करना पड़ेगा कब तक? 20 मई 24। पेमेंट अभी नहीं आई। पेमेंट्स बंदे ने मुझे दी है 10 दिसंबर 24 को पेमेंट। तो मैंने कहा भी पेमेंट के साथ इंटरेस्ट भी निकाल, उसे मुझे इंटरेस्ट भी दे दिया 1 लाख। तो गवर्नमेंट कह रही है इस 1 लाख के ऊपर भी GST लो और GST लेके हमें दो, बिकॉज ये भी कंसिडरेशन है। समझो आपने प्रोडक्ट 20 लाख में नहीं बेचा, 21 लाख में बेचा है। ये एक नया ही कंसेप्ट बीच में डाल दिया। प्रोडक्ट तो 20 लाख में बेचा है, कंसिडरेशन तो ये रहा, उसे ये भी कंसिडरेशन है, ये एडिशनल कंसिडरेशन है। इस पर भी आपको GST लेना पड़ेगा, इस 1 लाख के ऊपर भी GST लेके हमें दो। तो गवर्नमेंट से कि ये कब देना आपको, यानी इसका TOS अब क्या होगा? ये तो इसका TOS था 20 लाख का, इसका TOS उसे जिस दिन वो आपको पेमेंट देगा वही TOS है। उसे मुझे 10 दिसंबर को दिया है, तो इस 1 लाख के GST का जो TOS है वो 10 दिसंबर है, यानी 20 जनवरी 25 को इस 1 लाख का GST भी मुझे गवर्नमेंट को देना है। तो ये GST के अंदर एक नया कंसेप्ट डाल दिया जो कि ज़्यादा अच्छा नहीं है। भाई जितने भी प्रोडक्ट बेचा था उस पर टैक्स ले लो, बस बात खत्म हुई। अगर हम इंटरेस्ट के नाम से, लेट फी के नाम से, पेनल्टी के नाम से कुछ भी लेंगे इन कनेक्शन विद सेम सेल ट्रांजेक्शन, it will be called additional consideration. इस पर भी GST लगेगा। एंड व्हाट इज द TOS फॉर दिस? डेट ऑफ रिसीविंग द पेमेंट। देखो रीड करके 12 ब्रैकेट 6।
मतलब जो भी इंटरेस्ट या लेट फी कह लो या पेनल्टी या जिस भी नाम से लेंगे इन कनेक्शन विद द सेल ट्रांजेक्शन फॉर लेट पेमेंट, नाम जो मर्जी हो, वो भी कंसिडरेशन का पार्ट है, एडिशनल कंसिडरेशन, उस पर भी जीएसटी लगेगा। तो जब हम इस बंदे से 1 लाख लेंगे तो हम कहेंगे भैया जीएसटी और निकालो 1 लाख पे, और इसका टीओएस क्या बनेगा, द डेट व्हेन वी आर रिसीविंग इट। मान लो ये बंदे से हमने 1 लाख की बात हुई थी, इसने कहा था मैं दे दूंगा, लेकिन दिया नहीं, तो कोई जीएसटी भी नहीं लगेगा। 3 साल बाद दिया तो जिस दिन ये देगा वही टीओएस बनेगा। जब आएगा आपके पास तो टैक्स दे देना, नहीं आएगा तो रहने देना। ठीक है, डाउट देखो। सेम कंसेप्ट सर्विसेज में भी है, ये मैंने गुड्स में करवाया है, सर्विसेज में भी है सेम सिस्टम। अभी रिपीट हो जाएगा, उसमें भी आएगा सेम क्वेश्चन, गुड्स में भी है सर्विस में भी है। एडिशनल कंसिडरेशन को पोर्टल पे कैसे पता चलेगा, ये एडिशनल कंसिडरेशन की बात पोर्टल पर, जीएसटी पोर्टल पर कैसे पता लगेगी। देखो हमने इनकम टैक्स में भी बात की थी, सारी बातें बताना हमारी ड्यूटी है। मेरी इनकम कितनी है किसको क्या पता भाई, ये मेरी ड्यूटी है, मैं गवर्नमेंट को बताऊं। ये सेल मैंने की, इसका पोर्टल को क्या पता, ये मेरी ड्यूटी है, जीएसटी 1 के अंदर रिपोर्ट करूँगा आउटवर्ड सप्लाई। ये इंटरेस्ट मैंने लिया है, किसकी ड्यूटी है मैं बताऊँगा, आउटवर्ड सप्लाई, बिकॉज ये एडिशनल कंसिडरेशन है, कंसिडरेशन सप्लाई का होता है, उसे इसको भी हमने सप्लाई माना है। और ये 1 लाख जो आ रहा है एडिशनल कंसिडरेशन जीएसटी 1 में रिपोर्ट करो, कितना जीएसटी लिया जीएसटी 1 में रिपोर्ट करो, और जीएसटी 1 का जितना टोटल है उतना टैक्स आपको पे करना है, वही टोटल जीएसटी 3B में आएगा। जितना आपका आईटीसी बनता है जीएसटी 2B में आएगा, उस टोटल को माइनस कर लेना, बैलेंस का पेमेंट कर देना। देखो दोबारा फिर जीएसटी 1 की बात, जहां भी मैं आउटवर्ड सप्लाई करूंगा तो मैं जीएसटी लूंगा, तो इसका उल्टा कर दो, जहां भी मैं जीएसटी ले रहा हूं मतलब आउटवर्ड सप्लाई है। तो जीएसटी 1 कह रही है तुमने सप्लाई की, उसकी डिटेल लाओ, या कह दो जो तुमने जीएसटी लिया उसकी डिटेल लाओ, किस किस से लिया बताओ चुपचाप, पूरे महीने में बताओ एक एक ट्रांजैक्शन, रजिस्टर्ड से लिया इनवॉइस वाइज बताओ, अनरजिस्टर्ड से लिया जैसे हमने टोटल करके बताओ, 50 स्टूडेंट टोटल इतना, रजिस्टर्ड का एक एक का बताओ, अनरजिस्टर्ड का कंबाइंड बताओ। मैंने कहा मैंने तो जो है सर्विसेज गूगल ड्राइव हरियाणा में भी दिया था, पंजाब में, यूपी में, तो पंजाब का टोटल बताओ, हरियाणा का टोटल बताओ, यूपी का टोटल बताओ, दिल्ली का टोटल बताओ, अगर अनरजिस्टर्ड है। और अगर रजिस्टर्ड है फिर तो इनवॉइस, चाहे वो दिल्ली का हो, चाहे पंजाब का, चाहे हरियाणा का, इनवॉइस हमें पूरी कहानी बता देगी। इनवॉइस जब है तो कौन सी स्टेट का डू नॉट मैटर, अगर ये अनरजिस्टर्ड है तो स्टेट वाइज। तो मैंने कहा मैं तो जो है प्रोडक्ट सेल भी करता हूँ, एडिशनल प्रोडक्ट, और सर्विस भी देता हूँ। सर्विस का जीएसटी का रेट अलग है, प्रोडक्ट का अलग है, तो उनसे स्टेट वाइज भी बताना है, रेट वाइज भी बताना है। जो मैंने गूगल ड्राइव दी 18% लिया, और जो मैंने कुछ सामान बेचा 12%, 12% वाले का अलग, 18 वाले का अलग। तो मैं कैसे बताऊंगा, स्टेट वाइज सेल। सपोज पंजाब में 18% वाले की टोटल सप्लाई कितनी की थी, 12% वाले की टोटल सप्लाई कितनी, 6% वाली टोटल सप्लाई कितनी, रेट वाइज एंड स्टेट वाइज इन केस ऑफ अनरजिस्टर्ड और कंज्यूमर, एंड इनवॉइस वाइज इन केस ऑफ रजिस्टर्ड। इनवॉइस से पूरी कहानी बता देगी। मैंने कहा मैं तो बता दूंगा, तुम करोगे क्या इसका, मेरे को तो बताओ क्यों पूछ रहे हो। उनसे जब आप बताओगे 50 लाख की सेल पंजाब को की है, तो इसका 9% पंजाब का हिस्सा बनता है, जो टैक्स आपने हमें दिया है उसमें से आधा पंजाब के अकाउंट में डाल देंगे। फिर ये बताओगे 40 लाख 12%, तो जितना आपने 12% के हिसाब दिया इसका आधा हिस्सा पंजाब के अकाउंट में डाल देंगे। फिर आपने हरियाणा का बताया ये रेट, तो आपकी स्टेटमेंट से देख के जो आपने टैक्स दिया था उस टैक्स में से इतना हिस्सा हरियाणा के अकाउंट में डाल देंगे। तो ये इतनी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है कि हम आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकते। इसके बेस पर सबका टैक्स बटेगा, जो आपने दिल्ली का बताया दिल्ली के अकाउंट में डाल देंगे, और आधा आधा सबका सेंट्रल को दे देंगे। इसलिए हम आपसे डिटेल मांग रहे हैं। तो कोई बंदा कोई सप्लाई करेगा, इन अदर वर्ड्स कहीं भी जीएसटी लेगा, इट इज़ योर ड्यूटी। अगर छुपा लिया तो पेनल्टी लगेगी। तो ये हर बात हमें बतानी है।
मेरी इनकम की हर बात मुझे बतानी है, इस कंट्री में अपनी हर बात आपको बतानी है। कोई भी फैक्ट आप छुपा नहीं सकते गवर्नमेंट से, हर बात आपको बतानी पड़ेगी। मुझसे अगर आप नहीं बताओगे हमें क्या पता, और गलत बताओगे नहीं पकड़े जाओगे, आपकी किस्मत है। और पकड़े गए फिर क्या होगा, जो नीट में पकड़े गए वही होगा। अब जो प्रिंसिपल था हजारीबाग वाले स्कूल का, मुझसे 6 घंटे पूछते रहे। वो पहले बड़े आराम से बताता है ऐसे ऐसे ऐसे, सबने कहा ठीक है तो बेचारा इनोसेंट है। सीबीआई ने छोड़ा नहीं, 6 घंटे पूछते रहे, पूछने के बाद अरेस्ट कर लिया। कोर्ट में प्रोड्यूस किया, कोर्ट ने कहा ठीक है। उन्होंने कहा 5 डेज़ का रिमांड चाहिए, 5 दिन का रिमांड एकदम से देते नहीं। कोर्ट ने कहा ठीक है 5 डेज़ का रिमांड ले लो कि जी हमें इससे सारी बात पूछनी है, कितने लोग थे, कैसे कैसे प्लानिंग की, किस किस को पेपर दिया, किस किस से पैसा लिया, पैसा किधर है, वो कहाँ पे डिपॉजिट है, किस किस में बटा, सारी बातें पूछेंगे। तुम्हें 5 दिन हमारी कस्टडी में चाहिए, दिन रात इसको खाने को नहीं देंगे, हम पूछेंगे हर बात, बताएगा तो खाने को देंगे। तो फिर फंसने पे फिर भाई यही होता है। इसलिए गलत काम करना ही नहीं है, चाहे कोई देखे ना देखे, पकड़े जाए नहीं, क्योंकि पकड़ जाए वो जो स्टूडेंट्स है साथ में 30-40 लाख रुपए तो पेरेंट्स से ला के दे दिए, सीट मिल जाएगी। अब वो 30-40 भी गया और आगे के लिए कभी एग्ज़ाम नहीं दे सकते, क्योंकि तो क्राइम में इन्वॉल्व हो जाएंगे। गया पूरा करिए गया, लाइफ गई, पेरेंट्स के पैसे गए, तो काफ़ी पेरेंट्स भी साथ में थे, वो भी अरेस्ट हो गए। तो गलत काम का है भी, बच गए ठीक है, लेकिन फंस गए तो क्या होगा देखो। तो इसलिए हर बात खुद ही बतानी है अपने आप। GSTR 1 सबसे बढ़िया है। मुझसे डू एनीथिंग बट यू मस्ट रिपोर्ट एवरीथिंग इन GSTR 1। तुमने जिससे ख़रीदा है हम बता देंगे, 2B आपके अकाउंट में पहुंचा देंगे, आपकी मेल पे पहुंचा देंगे, ले लेना जितना बनता है। 3B में कॉपी पेस्ट मारो, GSTR 1 का टोटल, कॉपी पेस्ट मारो, 2B का टोटल, डिफरेंस निकाल लो, PMT 06 भरो, पेमेंट करो, बात खत्म। तो ये पता लग जाएगा ऐसे। GSTR 1 में रिपोर्ट करना है, सब बातें हमें खुद को ही बतानी होती है। इनकम टैक्स तो GST हो, भाई ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए, फॉर्म भरेंगे तो हम ही तो बताएंगे सारी बात। उसमें है क्या, आपको कोई सीरियस डिजीज तो नहीं है, मान लो गाड़ी चलाते चलाते अचानक बंदे को अटैक आ गया, दूसरे के ऊपर से गाड़ी निकल जाएगी, यू हैव टू रिपोर्ट, जी एपिलेप्सी है, रिपोर्ट करना पड़ेगा आपको, एपिलेप्सी है, नहीं मिलेगा लाइसेंस। किसी ने नहीं बताया और अचानक एपिलेप्सी का दौरा पड़ा, गाड़ी चला रही थी, गाड़ी 4 के ऊपर से निकल गई। तो इस तरह का वो सारी इन्फॉर्मेशन मांगते हैं। सीट शूट का फॉर्म भर रहे हो आप रजिस्ट्रेशन के लिए, बताना पड़ेगा सारी बात। इस बार कोई भी बात छुपा लें तो ये हर जगह फॉर्म होता है, उस फॉर्म में सारी कहानी होती है। वो कहते हैं फॉर्म भरना जी आपको, बस फॉर्म भरना मतलब सारी बात बतानी, छुपा ही नहीं सकते। ठीक है, देखो डाउट यहाँ तक। GSTR 1 में जाएगा, जिसने टैक्स ले लिया ना किसी से भी 1 रुपये का भी, GSTR 1 में जाएगा। ये हर किसी को GSTR 1 भरनी है। और जो आपने खरीदा है, आपका ITC बनता, मना नहीं कर रहे। अगर हम कहते हैं अपने आप ले लो, तो अपने आप तो भाई पता नहीं कौन कौन क्या क्या लेता है, तो उसे वो हम आपको बताएंगे। ये आप हमें बताना, वो हम आपको बताएंगे। देखो थोड़ी और इसका बैकग्राउंड बताता हूँ। स्टार्टिंग में था 3 पॉपुलर स्टेटमेंट, GSTR 1, 2, 3, ये 3 थी। तो 1 के अंदर बताओ आउटवर्ड, 2 में बताओ इनवर्ड, परचेजेस, ये सेल परचेज इनवर्ड। ये आप सारी हमें रिपोर्ट करो, फिर खुद ही टोटल कर लो और ITC ले लो। ठीक है, तो सब लोगों ने ये जो ITC लेना था उल्टे सीधे ITC ले लिए, किसी को क्या पता। गवर्नमेंट ने कहा बंद करो इसको, अपने आप नहीं लेना, हम बताएंगे। फिर आया 2A। 2A में जब स्टेटमेंट आई तो हमने कहा जी मैंने तो 10 जगह से सामान खरीदा था, इसमें तो 5 का लिखा है, 5 का तो लिखा ही नहीं। उसे हम क्या करें, क्यों ऐसे लोगों से सामान खरीदते हो जो रिपोर्ट नहीं करते। चलो एक काम करो, जितना हमने तुम्हें बताया है इसके 20% तक अगर आपका बनता है एक्स्ट्रा तो आप ले लो। हमने बताया आपको 1 लाख, आपका बनता है 2 लाख, 2 लाख नहीं लेना, 1 लाख हमने बताया, 20% और 20,000 और ले लो। फिर गवर्नमेंट ने कहा नहीं इसको भी ख़त्म करो, बस जो हमने बताया वो 1 रुपया भी फालतू नहीं लेना। जिससे नहीं बताया उससे पूछ लो, जब वो ठीक कर देगा अगले महीने लेना। तो GSTR 2 ख़त्म, 2A नाम के लिए पड़ा हुआ है, यूज़ नहीं होता, 2 भी आ गया। फिर GSTR 3 था। 3 इतना लेंथी था, जितनी डिटेल इसमें जितनी डिटेल इसमें सारी दोबारा फिर भरो उसके अंदर। तो लोगों ने कहा ये क्या बात है भाई, ये कैसे भरे।
फिर उन्होंने कहा 3 को हटा दे, तो हटाते हैं 3B ले आओ, इसका टोटल ले जाओ, 2B का टोटल ले जाओ, बस टोटल ले जाओ, कॉपी पेस्ट और डिफरेंस निकालो दे दो। तो बैकग्राउंड में इसलिए बता रहा हूँ, मैं डायरेक्ट 3B बोलूँगा तो आप कहोगे GSTR 3B आ गई, A कहाँ गई, 3A किधर गई, 3 किधर गई, वो भी थे, प्रॉब्लम थी, हटा दिया। मैं 2B बोलूँगा, आप कहोगे 2 कहाँ गई, 2A कहाँ गई, तो 2 और 2A भी थी, प्रॉब्लम थी, हट गई। GSTR 1 है, स्टार्टिंग में भी थी, आज भी है, सबसे लेंथी यही है GSTR 1, यानी पूरे महीने की सारी सेल का, सारे टैक्स रिसीव का, सारी कहानी भरनी है, इसके अंदर आ जाएगी। इसके पूरे कॉलम में अभी आपको स्टडी कराऊँ, जब ये चैप्टर आएगा पूरे कॉलम, अभी तो मैं कह रहा हूँ रजिस्टर्ड का अलग, उसमें भी अलग अलग है, रजिस्टर्ड का बना, लेकिन अगर आपने एक्सपोर्ट कर दिया तो उसका अलग बताओ। उसके बाद अगर आपने कोई आइटम ऐसी बेच दी जिसमें GST है ही नहीं, जैसे बुक्स के ऊपर GST नहीं है, अगर आपने ऐसी आइटम बेच दी तो अलग बताओ, क्योंकि उसका तो टैक्स किसी को देना ही नहीं ना। 50 लाख की बुक्स बेच दी, किसी का टैक्स नहीं बनता, तो आप अलग बताओ, तभी तो हम किसी को टैक्स नहीं देंगे। तो ऐसे इसमें अभी और भी कॉलम है। फिर पिछले महीने जो गलती की थी उसको ठीक करके बताओ, GSTR 1 में अभी आएंगी। अभी तो मैं आपको हिंट दे रहा हूँ। देखो एक बार डाउट यहाँ तक, इतने बार तक डाउट। एक क्वेश्चन आप कह रहे थे, कौन सा क्वेश्चन कह रहे हो? क्वेश्चन नंबर 15, पेज नंबर 47। एक ये निकाल लो भाई, पेज 47, क्वेश्चन नंबर 15। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? मतलब आपने गलत स्टेटमेंट ढूंढनी है, जो करेक्ट है छोड़ देना। GST इज ए सिंगल स्टेज टैक्स, गलत। GST इज ए मल्टी स्टेज टैक्स, करेक्ट। GST एज कास्केडिंग इफेक्ट, गलत। D कह रहा है जो गलत है वो A और B है, नहीं। E कह रहा है B और C है, नहीं। F कह रहा है A और C है, यस। A और C गलत हैं, ना ये सिंगल स्टेज है ना इसमें कास्केडिंग इफेक्ट है, ये दोनों गलत हैं। करेक्ट कौन सी है? मल्टी स्टेज। अब थोड़ा मीनिंग समझ लेते हैं। देखो, मैन्युफैक्चरर ने होलसेलर को बेचा, क्या GST चार्ज होगा? यस। होलसेलर ने रिटेलर को बेचा, क्या GST चार्ज होगा? यस। रिटेलर ने कंज्यूमर को, क्या GST चार्ज होगा? यस। इट इज़ कॉल्ड मल्टी स्टेज। हर स्टेज पे चार्ज होता जाएगा, एट एवरी स्टेज, हर स्टेज पे चार्ज होगा। मल्टी स्टेज है, सिंगल स्टेज नहीं है। सिंगल में एक बार चार्ज होगा। लेकिन क्या मल्टीपल टैक्सेशन है? वो अलग बात है, ये अलग बात है। मल्टी स्टेज है लेकिन मल्टीपल टैक्सेशन नहीं है। क्यों नहीं है? बिकॉज ऑफ ITC से मल्टीपल टैक्सेशन से बचा देता है। मल्टी स्टेज होने के बावजूद मल्टीपल टैक्सेशन नहीं है। व्हाट इज द रीजन? बिकॉज ITC इज देयर टू सेव इट। पहले जब मल्टी स्टेज होता था तो मल्टीपल टैक्सेशन भी था। जो सबसे पहले मैंने एग्जांपल आपको दिखाया था वो मल्टी स्टेज प्लस मल्टीपल टैक्सेशन है। ये मल्टी स्टेज है, मल्टी टैक्सेशन नहीं है। अब सिंगल स्टेज तो है ही नहीं, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ सिंगल स्टेज क्या था कभी, अब नहीं है। वो ये था ITC का जब कंसेप्ट नहीं था और टैक्स जो था मल्टी स्टेज था, तो रिजल्ट क्या था? मल्टीपल टैक्सेशन एंड कास्केडिंग इफेक्ट। तो मल्टीपल टैक्सेशन और कास्केडिंग इफेक्ट को हटाने का तरीका क्या था? सिर्फ एक बार GST लगा लो, फर्स्ट टाइम लगेगा, उसके बाद नहीं लगेगा। सिंगल स्टेज तो इन दोनों से छुटकारा मिल जाएगा। गवर्नमेंट ने कहा मैन्युफैक्चरर बस तुम चार्ज कर लेना, होलसेलर तुम्हारी छुट्टी, रिटेलर तुम्हारी छुट्टी, टैक्स से कोई मतलब नहीं। चल गया काम, एक बार टैक्स चाहिए मिल गया। मल्टीपल टैक्सेशन नहीं है, कास्केडिंग इफेक्ट नहीं है। तो बहुत सारी स्टेट्स में ये वाला था सिंगल स्टेज। ट्रेडिंग में था, वैट में था सिंगल स्टेज। सिंगल स्टेज में आगे 2 पॉइंट होते हैं, फर्स्ट पॉइंट, लास्ट पॉइंट। जब हम फर्स्ट पॉइंट पे लगाएंगे तो मैन्युफैक्चरर की कॉस्ट प्लस प्रॉफिट के ऊपर टैक्स मिला, होलसेलर के प्रॉफिट पे टैक्स गया, रिटेलर के प्रॉफिट पे टैक्स गया। इसलिए फर्स्ट पॉइंट इज नॉट गुड, मेक इट लास्ट पॉइंट। सिर्फ फाइनली जब कंज्यूमर को बेचेंगे तब टैक्स लगेगा, सबके प्रॉफिट पे आ जाएगा, सबकी कॉस्ट पे आ जाएगा, एकदम परफेक्ट सिस्टम से टैक्स मिलेगा और इसके अंदर कोई मल्टीपल टैक्सेशन नहीं। लेकिन लास्ट स्टेज वाले ने गड़बड़ कर ली तो सारे पे पानी फेर देगा। तो दिल्ली के अंदर लगता था फर्स्ट पॉइंट पहले,
वैट कुछ स्टेट में था लास्ट पॉइंट, लेकिन जब ये सिस्टम आ गया आईटीसी का, तो उन्होंने कहा फर्स्ट और लास्ट क्या, जब आईटीसी आ गया तो मल्टी स्टेज पे लगने दो, हर स्टेज पे लगाओ, आईटीसी लेते जाओ। तो आज की डेट में सारे टैक्स हर जगह मल्टी स्टेज है, लेकिन मल्टीपल टैक्सेशन ही है बिकॉज ऑफ आईटीसी, और कोई कास्केडिंग इफेक्ट नहीं है बिकॉज ऑफ आईटीसी। ये इसका मीनिंग है। क्वेश्चन तो यहाँ दे रखा है, वैसे पूरा जीएसटी पढ़ने के बाद पूरा तब समझ में आता है। इस क्वेश्चन को मैं हटा के लास्ट में लगा दूंगा, रिग्रेसिव प्रोग्रेसिव वाला भी लास्ट में लगना है, इन दो को हटा के लास्ट में लगा तो पूरा जीएसटी पढ़ने के बाद जाके कंसेप्ट समझ में आते हैं कि क्या चीज़ है। तो फर्स्ट पॉइंट कभी दिल्ली में था, लास्ट पॉइंट कुछ और स्टेट में था, वो भी सिंगल स्टेज, ये भी सिंगल स्टेज। सिंगल स्टेज में दो थे, फर्स्ट और लास्ट, उससे मल्टीपल टैक्सेशन नहीं होता था, कास्टिंग इफेक्ट नहीं होता था। अब यहाँ पे आईटीसी आने के बाद सबको कर दिया मल्टी स्टेज, सब जगह पे आईटीसी, कोई मल्टीपल टैक्सेशन नहीं, कोई कास्टिंग इफेक्ट नहीं। मैं पहले बता रहा हूँ आपको, इनकम टैक्स इतनी वाइड नॉलेज नहीं देता, इनडायरेक्ट टैक्स देता है। पूरा दुनिया का ट्रेडिंग सिस्टम, मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम, बिजनेस पॉइंट, हर चीज़ को क्लास में ले आता। अभी तो भाई तीसरी क्लास ही तो है, तीसरी चौथी कितनी है, एंड तक देखना कितनी कुछ कहानी आएगी। मार्केट के हर बिजनेस की बात आएगी, हर सर्विस की बात आएगी, उस सर्विस में क्या, इसमें क्या, उसमें क्या, उसमें क्या। अब ये जो पॉइंट अभी डिस्कस किया ना गुड्स में, ये सर्विस में भी है। देखो सर्विस में पेज नंबर 59 के बॉटम में देखो, सेम है, कॉपी पेस्ट। वो 12(6) था, ये 13(6) है। आप रीड कर लो अपने आप, बिल्कुल वही लिखा हुआ है। हाँ जी बोलिए जी, डाउट्स। इंटरेस्ट कहो, लेट फी कहो, पेनल्टी कहो, अगर आप लोगे तो आपको जीएसटी भी चार्ज करना है। कहीं भी जीएसटी चार्ज कर लिया, इसकी रिपोर्टिंग जीएसटीआर 1 में चाहिए। अब थोड़ी और बात कर देता हूँ। मैंने कहा जीएसटीआर 1 में तो सप्लाई रिपोर्ट करते हैं, ये कौन सी सप्लाई है? उनसे ये भी सप्लाई है। मैंने कहा कैसे? गुड्स तो मैंने पहले बेचे थे, गुड्स से सर्विसेज की सप्लाई है। मैंने कहा सर्विस तो मैंने कोई दी नहीं, बताओ आप क्या कहते हो? भाई मैंने 20 लाख का सामान बेचा, सप्लाई गुड्स की थी ना, उसका तो मैंने रिपोर्ट कर दिया। ये किस चीज़ की सप्लाई है? मैंने सप्लाई नहीं दी, उसे दी है सर्विसेज की। आप बताओ कौन सी सर्विस की सप्लाई है? यूज़ ऑफ मनी, दिस इज ऑल्सो ए सर्विस। लोन कह लो, यूज ऑफ मनी। आपने अपना पैसा इस्तेमाल करने की सर्विसेज दी है। वो पैसा आपको पहले मिलना चाहिए था, आपने कहा बाद में दे देना। इसका मतलब क्या हुआ? यू हैव अलाउड देम टू यूज योर मनी। दिस इज ए सर्विस गिवन बाय यू। मान लो मेरी बिल्डिंग है, मैं किराएदार को कहता हूँ मेरी बिल्डिंग यूज़ कर लो, रेंट दे देना, रेंट के ऊपर भी जीएसटी है। मुझे जैसे बिल्डिंग किराए पे देते हो ऐसा पैसे भी तो किराए पे दिए आपने। बिल्डिंग यूज़ करने के लिए दिया, पैसे यूज़ करने के लिए दिया। इसीलिए एफएम में इसको इंटरेस्ट नहीं बोलते, कुछ और बोलते हैं। बताओ क्या बोलते हैं? फाइनेंशियल मैनेजमेंट में जब हम मनी उधार देते हैं तो उसके ऊपर इंटरेस्ट वर्ड यूज़ नहीं होता, कुछ और यूज़ होता है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ये इसका राइट वर्ड है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल। मेरी कैपिटल को तुम यूज़ करोगे तो इसकी कॉस्ट कौन देगा, इसका रेंट कौन देगा? मैं तुम्हें अपना पैसा किराए पे दे रहा हूँ, इसलिए उसकी कॉस्ट है। ये नाम कैसे आया? नाम ऐसे तो आया।
My capital I will use, my money I will enjoy, my house I will enjoy. Why anyone else will enjoy? If anyone else will enjoy, let them pay the cost in the form of rent or interest. It's the same thing. Also, you have rendered services. Services of use of your money by some other person. इसको आपने GSTR 1 में रिपोर्ट करना है. उसमें लिखेंगे आप क्या सप्लाई हुआ है, सर्विस. कौन सी सर्विस? परमिटिंग द यूज ऑफ मनी. कितना GST मिला? इतना. कितनी वैल्यू थी? 1 लाख. GST कितना? इतना. GST का पेमेंट कर दो. ठीक है, देखो डाउट. और इसके ना GST के छोटे छोटे क्वेश्चन बन जाते हैं. राइट ए नोट ऑन एडिशनल कंसिडरेशन, 4 नंबर का क्वेश्चन. तो सारा मैटर लिखना आपको. प्रैक्टिकल भी है, छोटे छोटे थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी है. तो उसकी उतनी अंडरस्टैंडिंग करनी है. भी क्वेश्चन मिल जाए तो हम लिख दें आंसर. अब देखिए और क्वेश्चन, पेज नंबर 57 पे आ जाओ. क्वेश्चन 3 टॉप पे. अच्छा, जो मैं कह रहा हूँ ना, कॉस्ट ऑफ कैपिटल या इंटरेस्ट, इसको एक कैलकुलेट करने का एक बेसिक तरीका होता है. जैसे मैं पैसा उधार दूँ पार्थ को, किस रेट पे दूँ? किस रेट पर? इन्फ्लेशन रेट से ज़्यादा होना चाहिए, इन्फ्लेशन रेट से कम नहीं. जैसे भाई अगर मैं 100 रुपये का कोई सामान आज खरीदूँ और वो सेम प्रोडक्ट अगले साल मुझे 108 रुपये में मिल रहा है, तो इन्फ्लेशन रेट कितना हुआ? 8%. अब मैंने पार्थ को कहा कि भाई तू मुझे 9% दे दियो. इसने कहा सर नहीं 7% ले लेना. इन्फ्लेशन रेट 8% है. इसका मतलब इसे इन्फ्लेशन रेट का जो लॉजिक है वो नहीं पता. अगर मैं 7% लूँगा, आई एम नॉट गेनिंग एनीथिंग, आई एम लूजिंग समथिंग. लूजिंग 1%. क्योंकि अगले साल जो मैं आज 100 रुपये में खरीदा, अगले साल 108 में मिलेगा. मैंने 100 इसको दे दिए, इसने मुझे 107 दे दिए. मैं सामान खरीदने गया, 108 का था, 1 रुपया मेरी जेब से और लग गया. तो मैंने कहा मैंने अर्न क्या किया? मैंने तो लूज कर दिया. तो इसलिए कभी किसी से मनी अगर बारो करो, इन्फ्लेशन रेट से कम की बात बिल्कुल मत करना. इट शुड बी बहुत ज़्यादा रिलेटिव है, फ्रेंड है, एट पार विद इन्फ्लेशन रेट कर लो, वरना प्लस. वरना बंदे को क्या लगता है, अरे यार 8 तो बहुत ज़्यादा, 5% ले लेना. इन्फ्लेशन रेट 8% है. तो एक बेसिक प्रिंसिपल की बात है. इसको देखिए क्वेश्चन 3. एक्सप्लेन TOS इन केस ऑफ सप्लाई वोचर ऑफ गुड्स. 12.4 इन केस सप्लाई वोचर बाय सप्लाई द टाइम सप्लाई शैल बी द डेट ऑफ इशू ऑफ वोचर. सप्लाई आइडेंटिफाइड एट द टाइप एट दैट पॉइंट द डेट ऑफ रिडम्पशन ऑफ वोचर इन ऑल केसेस. देखो मैं आपको एग्जांपल से बताता हूँ. चलो एक बार पहले रीड कर लो. एज पर सेक्शन 2(118) वॉचर मीन्स इंस्ट्रूमेंट where there is an obligation to accept it as consideration for supply of goods. Further, the identities of their potential supplies, including terms and condition of use of such instrument, may be indicated either on the voucher, some other document. ABC sells food coupons to a company which gives these to the employees as part of the agreed procedure. Coupons can be redeemed for purchase of any item of food, other food goods in the outlet. As the supply against which the coupon will be redeemed is not known on the date of sale of coupon. Time of supply of coupon will be the date on which employee redeemed it against other product. With each purchase of large pizza during the Christmas week from Domino Pizza, one buy gets one can buy voucher of 20 which will be redeemable till 5th January for small pizza. As the supply against which voucher will be redeemed known on the date of sale, time supply, date of issue. Roughly read करना, example लेंगे. देखो अब इसको अंडरस्टैंड करते हैं. आप सभी को पता है पार्थ मेरा फास्ट फ्रेंड है, पता है ना. इसका बर्थडे आने वाला है 5-6 दिन के बाद, मान लो और मैंने इसे 5,000 रुपये का गिफ्ट देना है, लेकिन कोई आइटम मतलब आइटम, नॉट आइटम. तो कौन सी आइटम दूँ? फुटबॉल. और कुछ बताओ. तो मैं मतलब सामान पूछ रहा हूँ कि क्या सामान दूँ. तो इतनी सारी आइटम्स हैं, सामान है, तो आई एम कन्फ्यूज्ड. जैसे कह रहा फुटबॉल दे दूँ, मान लो फुटबॉल खेलता ही नहीं, क्या किसके काम की. 5 मैं कह रहा हूँ मान लो
इसको नहीं खेलनी आती, इसको क्रिकेट का बैट दे दिया और बैट इसे पकड़ना नहीं आता। तो भाई मैं ये भी नहीं चाहता ना मेरा पैसा बर्बाद हो जाए। तो आई वेंट टू आर्चिज गैलरी। मैंने कहा भाई 5,000 रुपये का एक कूपन दे दो, वाउचर या कूपन, वो मैं इनको दे दूंगा कि भाई जो तुझे पसंद हो वो ले आइयो। बेस्ट में यही है भाई, पता नहीं अगले को काम आए ना आए। तो मैं 5,000 रुपये का कूपन खरीद कर आया। तो अब आप इसमें बताओ जीएसटी कौन देगा, कब देगा, क्या होगा। 1724 को मैं कूपन खरीद लाया और कूपन मैं इनको दूंगा तो गवर्नमेंट से हमारा जीएसटी कितना है। तो आर्चिज गैलरी से हमारे पास इतने सारे सामान हैं, सबके जीएसटी के रेट अलग है, हमें यही नहीं पता अभी ये सामान कौन सा खरीदेगा, तो तुम्हें जीएसटी कहाँ से दे। ये तो जिस दिन ये कूपन दे के सामान लेगा तब पता लगेगा। तो कौन से एग्रीड। अगर ये ऐसा कूपन है जिसमें सामान अभी कंफर्म नहीं है, तो जब ये इसको रिडीम करेगा, ये वहाँ पहुँचा 20 अगस्त को और ये कूपन देके इसने कोई सामान लिया, उसका रेट था 10%। तो से अब आपका TOS आ गया, TOS 20 अगस्त, अब आपका इसका पेमेंट 20 सितंबर तक आप कर देना, क्योंकि आपको पता लग गया क्या सामान है, क्या रेट है। तो ऐसा वोचर खरीदा गया जिसका कौन सा सामान खरीदा जाएगा उस केस में जब ये रिडीम होगा, जिस दिन रिडीम होगा वो TOS है, चेंज कर दो। मैं गया किसी पर्टिकुलर नीचे कैंटाविल पे मैं गया, मैंने कहा भाई लेनी तो शर्ट ही है, साइज ये बताएगा, कलर ये बताएगा, बट शर्ट इज कंफर्म। 5,000 रुपये की शर्ट दे देना, जब ये आएगा जो साइज और जो कलर, तो इसका अंदर शर्ट होगी तो कंफर्म हो गया, उसे सामान तो पता है। तो इसका मतलब फिर जीएसटी आप अभी निकालो, मतलब TOS ये बनेगा, इसके साथ पे देना। तो ऐसा वोचर जिसमें गुड्स की आइडेंटिटी पहले पता लग जाएगी, तो डेट ऑफ परचेज ऑफ वोचर इज TOS। और ऐसा वोचर जिसमें आइडेंटिटी नहीं पता, दैन डेट ऑफ रिडम्पशन ऑफ वोचर। दो ही केस है, या तो परचेज या रिडम्पशन। जैसे गुड्स में लिखा है वैसे सर्विसेज में भी है, आप एक बार रीड करके देख लो। देखो जो दो एग्जाम्पल है, पहले एग्जाम्पल में पता नहीं भाई खाने की वो कौन सी चीज़ लेगा, रिडम्पशन की डेट आएगी। दूसरे केस के में कन्फर्म है, लेना तो आपको पिज़्ज़ा ही पड़ेगा और कुछ नहीं ले सकते आप, तो इसमें डेट ऑफ परचेज हो जाएगी। ठीक है, सेम पार्ट सर्विस में है, एग्जैक्टली सेम, 100% सेम। पेज नंबर 60 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 8 में आइए। पेज 60 क्वेश्चन नंबर 8 रीड कर लो, सेम ही है, एग्जैक्टली सेम है, वहाँ गुड्स हैं, सर्विसेज है। जैसे वोचर गुड्स का हो सकता है वैसे सर्विसेज का हो सकता है। अब जो सर्विस लेगा बाद में बताएगा, स्टार्टिंग में फिक्स है तो ठीक है। ठीक है, किसी को डाउट यहाँ तक? बस इतना पार्ट कर लेना, बाकी नेक्स्ट क्लास में जितना पार्ट कर लेंगे ना उसको याद जरूर कर लेना, क्योंकि आगे वाले पार्ट में इसका रेफरेंस आएगा। ठीक है, ओके।